फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जो कि तुम्हें एक क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन मतलब कि +4 से +16 मार्क्स दिला सकता है। सो आओ इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। सबसे पहला काम तुम्हें करना है कि अपनी एनसीईआरटी एंड पेन दोनों साथ में रखने हैं, और जो जो मैं बताऊँ उसको तो मार्क कर ही लेना ताकि तुम अपना बेस्ट परफॉर्म दे सको। सो आओ शुरू करते हैं। 1 घंटे का लेक्चर रहेगा अपना। हरे कृष्ण के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किस सब टॉपिक से बन रहे हैं उसकी बात करते हैं। डार्क रिएक्शन वही C4 साइकिल वगैरह है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन लाइक हर ईयर आया है भाई। सो इसको मैं गारंटीड वाले कैटेगरी पे रख सकता हूँ। डार्क रिएक्शन का वही केल्विन साइकिल वगैरह, ये मेल्विन केल्विन चाचा जो थे अपने। लाइट रिएक्शन की बात करूँ तो उसका जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वहाँ से भी PYQ को बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बट सिंस ये बहुत बार पूछ रखा है, सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है भाई 2026 के लिए, आई डोंट थिंक सो इतना पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी सा टॉपिक है। बाकी मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट या फिर जो भी ट्रिक्स टाइप की हैं तुम लोगों की भाषा में, वो तुम्हारा ये मोर देन इनफ है इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए। C3 C4 कैम पाथवे कैसे कैसे हो रहा है, ये एजर्सन रीजन पे ट्रिकी वे पे पूछा जा रहा है, जैसे कि 2025 में पूछा। और पिगमेंट पे अपना डायग्राम बेस्ड जो पूछता है ऐसे वाला, कि रेड कलर है, नीला कलर है, पीला कलर है। सो मेक श्योर कि तुम पूरे लेक्चर को एंड तक देखो ताकि तुमसे कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। और मैं बता रहा हूँ ये मेरे टीचर्स के हैं सारे कुछ जो मैं यहाँ पे बताऊँगा, तो मेक श्योर तुम इसको मिस मत करो। ओके। प्लांट फिजियोलॉजी पे इस पूरे पैराग्राफ पे तुमको ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सा मिलेगा नहीं। यहाँ पे बस इन्होंने इतना बताया कि ओवर द एवोल्यूशन दो पर्सपेक्टिव हमारे निकले। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो रहा है, और दूसरा है फेनोमिना पे कि क्यों कैसे कैसा हो रहा है इन्वायरमेंट में। सबसे पहले आ जाता है मेरा इंटरनल के लिए फिजियोलॉजी, ठीक है। और दूसरा आता है मेरा बायोकेमिस्ट्री जो कि हुआ था। सबसे पहला है अपना इकोलॉजी वाला, ठीक है, बारी का रूप रंग। तो इकोलॉजी के बाद आया मेरा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के बाद आया साथ ही में बायोकेमिस्ट्री, कैसे चल रहा है प्लांट का। सो इस पूरे चैप्टर में वही फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ के बारे में हम पढ़ेंगे। सो यही वही सेल चैप्टर से जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी हमें बताया गया था कि ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर से लेकर मॉलिकुलर टर्म तक हुआ था। और उस पर क्या था कि अपना केमिकल अप्रोच अप्रोच थी वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे इन्वायरमेंट और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे कैसा क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे साइंटिस्ट बहुत प्यारे से केल्विन भाई हैं। केल्विन चाचा के बारे में तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं रखना है, तुम्हें बस इतना पता रखना है कि केल्विन इनका मेल्विन केल्विन हमारे नोबेल प्राइज़ पाए थे 1961 पे, क्योंकि इन्होंने पाथवे ऑफ कार्बन वही केल्विन साइकिल दिया था, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन वाले पे, ATP। इसका भी बहुत मस्त सा ट्रिक है, क्या है, 3 to 1 करके, ठीक है। ये अपना ATP NADP और CO2 फिक्सेशन, ये फॉर पर ऐसा ग्लू CO2 है अपना। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 ये सारा कुछ हुआ था, और इन्होंने दुनिया भर की रेडियो एक्टिविटी अपने साथ सहपाठियों से मिलके कार्बन 14 के साथ खूब सारा दिया था कि क्या कैसे शुगर बन रही है। सो आते हैं अब अपन मेन चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, अब हम नाम पे भाई घुसने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटो खींचते हुए सिंथेसिस कर रहा है वो अपना फूड। अरे मेरा मतलब है फोटो मतलब लाइट, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, फोटो सिंथेसिस। तो सनलाइट अपना आउटक्रॉस यूज़ करेंगे और अपना फूड बनाएंगे। बेसिक सी कक्षा 9वीं की है, ठीक है। और पिछले चैप्टर पे हमने पढ़ा था कि जो हर्बीवोर्स होते हैं ये अपने डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं ऑन प्लांट्स, और देन हर्बीवोर्स, ये सब चलता रहता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं भी तुमसे पूछा जाए, जस्ट सनलाइट। अब हम केमिकल रिएक्शन पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो साइड पे लिखा है भाई, इससे ही भाई लास्ट 10-15 साल पे 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रखे हैं, एनाबॉलिक और एंडोर्गोनिक पे, यहाँ पे खास कर एंडोथर्मिक है ये और कुछ नहीं। कार्बन पानी मिल गए, सनलाइट विद द क्लोरोफिल ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन निकाल दिया, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O का, रिडक्शन हो रहा है CO2 का, लाइट पे अपना केमिकल एनर्जी बन रही है। और एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक क्या था, ये से ये बन गया, ये सब एडिशन हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं, दैट्स इज एनाबॉलिक प्रोसेस। इसके बाद ये एंडोथर्मिक है, ऑफकोर्स एनर्जी ले रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फिजियोकेमिकल और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ कहाँ है, ये भी एजर्शन रीजन पे पूछ रखा है बहुत बार, कि ग्रीन प्लांट्स, यंग स्टेम, सॉफ्ट स्टेम और लीव्स जो है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है हमारी, ठीक है। सो NCERT वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। सारे एनिमल्स जो है वो सारा कुछ डिपेंडेंट है प्लांट पे, ताकि वो अपना भोजन पानी कर सके पूरे दिन में या फिर पूरी ज़िंदगी। तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना रेदर सिंथेसाइज करते हैं फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स, और कहाँ करेंगे, और जो भी ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोल देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कभी कभार तुमने देखा होगा एग्जांपल लिखते हो कि तुम यूक्लिड को, जो कि मिक्सोट्रॉफिक है, उसको भी तुम बोलते हो कि ऑटोट्रॉफ्स की तरह एक्ट करता है। एक अपना है फिजियो केमिकल है, प्रोसेस है ऑफकोर्स। और हाँ, हेटेरोट्रॉफ जो कि फोटोसिंथेसिस ना करें। फिजियोकेमिकल प्रोसेस जो है वो अपना यूज़ करेगी लाइट एनर्जी, और
अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगी। सारा कुछ जो अपना लिविंग फॉर्म्स है वो इस धरती पे डिपेंडेंट है सनलाइट की एनर्जी पे, ठीक है, या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी पे। फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। अब ये फोटोसिंथेसिस जो है ये दो रीजन की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। क्यों? सबसे पहले तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड जो है पूरे धरती का, ये यही एक प्रोसेस से चलती है। जस्ट इमेजिन एक प्रोसेस जो कि पूरा जीवन का क्या होता है सिस्टम चला रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ताकि ऑक्सीजन आ सके। ऑक्सीजन अगर ना होती एयर पे तो क्या होता भाई, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जिंदा ही नहीं होते हम, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो भाई तुम्हें क्या पता है, व्हाट डू वी नो, हमें क्या पता है? हमें कुछ नहीं पता है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो अर्ली एक्सपेरिमेंट थे, यहाँ से भी क्वेश्चंस रियरली पूछते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस 15 साल में पूछे गए हैं। सो अगर तुक्केबाजी में फंस गया तो उसके लिए ये सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ वेरीगेटेड लीफ प्लांट क्या होता है। वेरीगेटेड लीफ प्लांट कुछ नहीं है, बस एक पौधा उठाया मैंने, उसकी जड़ें वड़ें बनाई और पत्तियाँ वत्तियाँ जो तीन लगी हुई, उसको क्या किया, एक पत्ती को तो मैंने खुला एकदम छोड़ दिया कि ले भाई तू सोख जितना सोखना है तेरे को, लाइट वाइट। तो उसमें जब हमने टेस्ट किया तो मेरे को पता लगा किसने तो स्टार्च बना लिया। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म इज स्टार्च, ठीक है। और जिस पत्ती को मैंने भाई काले रंग से कवर कर दिया था, वो भाई कुछ ना बनाया, ऐसे ही पड़ा रह गया। सो यहाँ से मुझे पता चलता है कि जब लाइट पड़ रही है तो कुछ ना कुछ तो हुआ जिसकी वजह से मेरे को ये स्टार्च के फॉर्म पे कुछ स्टोर मिल रहा है, ठीक है। सो यही है। और इसके बाद मोल चचा भी थे अपने, ये मोल हमारे क्या किए थे कि KOH नाम का एक कॉटन लिए थे, उसी में डुबा के डाल दिए थे अंदर, ठीक है। और उसको क्या किया कि आधी पत्ती को कवर कर दिया और आधी को एक्सपोज रखा टू लाइट, ठीक है। लाइट तो रहेगी ही। और CO2 जो है वो भाई चूस लिया यहाँ से। KOH क्या है, अपना चूसने वाला है, CO2 वाला, ठीक है ना। तो ये सोक्ड कॉटन था जो कि चूस लिया सारी CO2 अंदर से। तो वो क्या गया कि अपना जो फोटोसिंथेसिस उसके लिए CO2 इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे तो चूस लिया, मतलब खाना नहीं बनेगा। नीचे जहाँ पे कवर है और जहाँ पे ओपन है टू द एटमोसफेयर, CO2 भी है और स्टार्च भी है, सिंपल। सो स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे दो पत्तियों के अंदर। एक है वेरीगेटेड लीफ प्लांट, एक है ऐसी पत्ती जिसको हमने पार्शियली कवर कर रखी है, जिसको हम नाम दे रहे हैं मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ओके। इसके बाद वही सारे साइंटिस्टों का नाम वाम, इसका मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, उसको तुम देख लेना, जिससे तुम्हारे लिए और भी इजी हो जाए रिवाइज करने के लिए। सबसे पहले हमारे प्रिस्ले चचा आते हैं, जिसको हम POBM से याद करते हैं। प्रिस्ले का ऑक्सीजन इन बेलजार विथ मिंट का पौधा। सो ऑक्सीजन इन बेलजार विथ मिंट इसको बोलते हैं। और ग्रोथ के लिए एयर इंपॉर्टेंट होती है, इन्होंने ये बताया, वही है कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस जो थे, इंजन से आता है इग्नाइट, इग्नाइट से होती है लाइट, और लाइट की वजह से होती है सनलाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस करा रही है, जो कि ग्रीन प्लांट्स यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, सिंपल। इसके बाद आते हैं हमारे थैले वाले भैया। थैले वाले भैया क्या करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म पे। इनका नाम अपना है जूलियस वॉन सैक्स। अब थैले के बाद आता है एंगल। एंगल भाई वो हैंगर वैंगर ना समझ लेना, इसको हम एंगल को एंगल पढ़ते हैं, क्यों, ताकि हमें पता लगे अच्छे से। सबसे पहले इन्होंने ए से मतलब कि प्रिज्म यूज़ किया था, लाइट का दुनिया भर का डिस्पर्जन करा के इन्होंने देखा कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। तो पूरे भाई, तो पूरे चैप्टर में सबसे पहला जो है एक्शन स्पेक्ट्रम, वो एंगलमैन, TW एंगलमैन भाई साहब ने दिया था, जो कि यूज़ किया था एरोबिक बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी नाम है उसका। ग्रीन एल्गी कौन सी वाली, क्लेडोफेरा, ठीक है। और क्या बताया था इन्होंने कि जो हरा है कलर वो लीस्ट एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू रेड मैक्स है, ठीक है ना। ये इन्होंने बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट नो, बट हाँ इसके साथ ये वाले क्वेश्चन मिक्स होते आते हैं PYQ वगैरह पे, सो आई थॉट कि यहीं पे ऐड मार दो। इसके बाद नीला आदमी भाई, नीला होता है पानी, नीले पानी के साथ हमको O2 मिलता है, और अगर पानी की जगह तुमने H2S डाल दिया तो सल्फर मिलेगा। वह नील चचा ने ये बताया था। अब वही केल्विन चचा क्या किए थे, केल्विन साइकिल दिए थे, और पहला प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में बताया था। CO2 फिक्सेशन किया गया, PGA, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, सबसे पहली बार फिक्स हुआ था। इसके बाद लास्ट साइंटिस्ट आता है ब्लैकमैन, लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताए थे। सो सबसे पहला अपना वो चूहा हुआ वाला एक्सपेरिमेंट जो है, ये KOH के साथ हुआ था, ठीक है। तो आओ सबसे पहले ख़त्म करते हैं। सो प्रेस्ले ऑक्सीजन इन बेल जार विथमेंट, ये हमारी ट्रिक है, जहाँ पे जोसेफ प्रेस्ले ने 1733 से 1804 तक अपना डिस्कवर किया ऑक्सीजन 1774 में, ठीक है। ये डिस्कवर लिखा हुआ है, नॉट इन्वेंट, ध्यान देना। क्लोज्ड बेल जार पे अपना माउस को डाला तो वो सफोकेट होकर मरने चालू कर दिया कि ओ मरी मैया, अब तो मैं मर ही जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो सफोकेट। अब क्लोज बेल जार पे तुमने बर्निंग कैंडल डाल दी, तो क्या हुआ कि ये जो जल रही थी अपनी कैंडल, ये भाई थोड़ी देर बाद खत्म हो गई, मतलब कि बुझ गई।
इसके बाद क्या था अपना क्लोज्ड बेल जार के साथ तुमने क्या किया कि कैंडल डाल दिया, ठीक है। अब कैंडल के साथ माइस भी डाल दिया, और माइस के साथ तुमने क्या किया, एक मिंट, मतलब कि क्या डाल दिया, मिंट, पुदीना, पुदीना, पुदीना डाल दिया, जिसकी वजह से भाई ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन कर गया। तो जो प्लांट है ना यहाँ पे, उसने एयर जो यूज हो रही है बाय द कैंडल एंड माइस, उसको रिकवर कर दिया और यूज़ करके CO2 दे दिया उसने ऑक्सीजन। इसकी वजह से ये सारा जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, और ना ही माउस सफोकेट किया, ना ही अपनी कैंडल बुझी, ठीक है। इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट हमारा जैन इंजन एक्सपेरिमेंट 1730 से 1799 तक, ओके। सो हाइड्रेला इन वाटर डाला उन्होंने, तो उनको पता लगा कि जो ऑक्सीजन है वो बुलबुले छोड़ रहा है भाई। अब तुम जनरली नोटिस करोगे ना, जब भी तुम पानी के अंदर डाल दोगे अपना मुंह और ऐसा वो एयर पास करोगे, बबल आएगा ना, सेम टू सेम ऐसा ही है ऑक्सीजन में जब फोटोसिंथेसिस होती है भाई। पौधे में डाल के ये तुमने उगा दिया पौधा, यहाँ से निकल रही है ऑक्सीजन की गैस, हवा, ठीक है। तो बबल ऊपर उनको ऐसे उठते हुए दिखे। अब जब हाइड्रेला को डार्क में रखा हुआ है, विदाउट लाइट की प्रेजेंस, सब कुछ कवर है, कुछ नहीं है लाइट वाइट, तो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे तो कुछ निकल ही नहीं रहा, ना ऑक्सीजन, ना बबल, ना कुछ। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में अभी बताया मैंने, जोसेफ क्रिस्टे चचा का ये सब काम था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड की एसेंशियल रोल है एयर का, ताकि ग्रो कर सके हमारे हरे हरे पौधे, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया ऑक्सीजन को 1774 में। इसके ध्यान देना, क्या पता एजेशन बेस्ड क्वेश्चन पे बना के देते, ठीक है। कैंडल जो है वो बर्न कर रही थी क्लोज्ड स्पेस में, क्लोज्ड बेल जार। बेल जार क्या होता है, सबसे पहली बात, तुमने कभी घंटी बजाई है भाई अपने घर पे नवरात्रि में? तो मेरा तो वही काम ही हुआ करता था बचपन में, ठीक है। तो उसका कुछ नहीं भाई, वो जो ऐसा पकड़ने वाला एरिया था उसको तुम काट दो ऊपर से, और ऐसा, तो ये हो जाता है बेल जार, ठीक है। सुन के भाई एक्सटिंग्विश हो जाती थी भाई, अभी मैंने बता दी तुमको। अब चूहे को डाला भाई बेल जार के अंदर, वो भी मरने लग गया कि ओ माई गॉड, माई ऑक्सीजन इज नो मोर, एयर डैमेज हो गई। अब हाँ, एक बार और फिर से उन्होंने यही सब सारा कुछ डाला, चूहा, कैंडल साथ में, और उसके साथ एक पुदीना डाल दिया, पुदीने के साथ डाला भाई सी सेम बेल जार पे, तो सब कुछ जिंदा रह गया, ना बुझ रही है कैंडल ना कुछ। तो प्रिस्ले चचा ने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया कि देखो, जो प्लांट होता है वो रिस्टोर करता है हवा को, जिसकी वजह से जो ब्रीथ करता है एनिमल, और जो कैंडल है वो अपना रिमूव नहीं हो रही थी, मतलब कि जो कैंडल है वो जल रही है प्यार से। तो प्लांट ने क्या किया, एयर को रिस्टोर किया। कि हमारे चचा कौन बोले, प्रिस्ले चचा, ठीक है। अब हम आते हैं भाई इनको इंजन भाई के साथ, मतलब इंजन, इंजन, ठीक है। जैन इंजन हाउस 1730 से लेकर 1999 तक। तो सिमिलरली इन्होंने भी एक सेटअप बनाया प्रिस्ले चचा की तरह, बस इन्होंने क्या किया कि डार्क रिएक्शन और सनलाइट के साथ रिएक्शन करा दी। तो इनको पता क्या लगा कि एक में भाई जो पौधा अपना हाइड्रेला वो बुलबुले छोड़ रहा है, आई मीन ऑक्सीजन के बबल छोड़ रहा है, और जो डार्क रिएक्शन है वहाँ पे कुछ नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो एक्वाटिक प्लांट जो था वहाँ पे सनलाइट पे बुलबुले छोड़ दिए छोटे छोटे से, और डार्क रिएक्शन में नहीं छोड़ा। तो ये बबल जो है ये ऑक्सीजन है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे भाई थैला वाला भाई आ गया हमारा, जूलियस वॉन्चेक, 1854 तक। सबसे पहला जो क्या है, ग्लूकोज से स्टोर करेगा थैले के अंदर स्टार्च, और दूसरा क्या है, क्लोरोफिल बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल बनेगा क्लोरोप्लास्ट, ओके। यहाँ पे और स्पेसिफिकली लिख दूँ मैं, मीसोफिल सेल्स। मीसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो कि अरेंज रहेंगे, मान लो ये तुम्हारी पत्तियाँ यहाँ है, वहाँ पे अरेंज रहेंगे। और ये अरेंजमेंट जो होता है ये क्यों होता है, ताकि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। ये पूरी एनाटॉमी होती है पत्तों की। एबैक्सियल और एडैक्सियल सरफेस पे कहाँ पे कौन से मीसोफिल्स ज़्यादा हैं, मोनोकॉट डाइकॉट के बेसिस पे, वो अलग चीज़ है। सो वही अपना स्टोर कर रहा है, स्टोर क्लोरोफिल और रोलोफिल स्पेशल बॉडीज वगैरह होती हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट में, ये सब कुछ, ठीक है। सो ये अपना TW। अब आते हैं हम एंगलमैन, हम इसको क्या पढ़ते हैं, एंगलमैन। एंगलमैन क्यों, ताकि हम ये इसका ट्रायंगल से बोलते हैं, ये प्रिज्म है। प्रिज्म से इसने क्या किया कि लाइट जो था उसको फैलाया, और लाइट का इन्होंने खूब सारा वो क्या किया एक्सप्लॉयटेशन किया, ठीक है। सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल के साथ इन्होंने ये दिया, फर्स्ट मेड स्पेक्ट्रम था, ओके। ब्लू रेड मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रही है, ग्रीन एल्गी क्लाइडोफोरा एरोबिक बैक्टीरिया के साथ इन्होंने ये सब किया, ठीक है। ठीक है। ये सारा बता दिया है, स्पेक्ट्रल क्वांटम इल्यूमिनाटी, ये सभी साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन, यही सब है, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है वो अपना रीजन जो था सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, ब्लू और रेड पे, वहाँ पे स्प्लिट हो रहा है पूरा स्पेक्ट्रम। और सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम इन चाचा ने दिया फोटोसिंथेसिस का, और यही सब डिस्क्राइब होता है। ऐसे ही भाई रिसेंबल करेगा अपना रफली एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A एंड B।
इसके बाद बाय द मिडल ऑफ द अपना 19th सेंचुरी के मिड में, मतलब समथिंग 1950 के पास। सो की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस, इसको नाम दिया गया। सो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ये पौधे हैं ये खाना बना रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका नाम कब पड़ा? तो ये मिड 19th सेंचुरी में आया था, ठीक है। दैट प्लांट जो है यूज़ कर रहे हैं अपना ये सब और कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं फ्रॉम CO2 एंड वाटर, ठीक है। इंपेरिकल इक्वेशन उसकी बन जाती है अपना CH2O, सिंपल सा। अब इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो। इंपेरिकल फार्मूला वही अपना मोल होल कंसेप्ट वाला, ये अपनी है। अच्छा ये लिखा ही तो है, CH2O। इसके बाद एक हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट आते हैं, कार्ल वोन नील। नीला आदमी पानी में जाता है, पानी में जाके इसको पता लगता है कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो पानी के अंदर से निकल रहा है, ना कि CO2 के अंदर से। दूसरी बात, इसको क्या पता लगी इसने एक्सपेरिमेंट को जांचने के लिए कि भाई क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या? अरे H2O से ही ऑक्सीजन निकल रहा है ये, ठीक है। सो H2S जो है उसने फिर इसी के साथ सिमिलरली किया तो उसको पता लगा कि सल्फेट या फिर H2 निकल रहा है, ओके। और ये जो ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिविटी भी इन्होंने की थी, रेडियो आइसोटोपी बोल दो स्पेसिफिकली, तो O18 वाला ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था इन एटमॉस्फेयर, सिंपल सा। फोटोसिंथेसिस एसेंशियल है उसके लिए, सबसे पहला तो लाइट, और दूसरा क्या एसेंशियल है? लाइट रिएक्शन होगी, और हाइड्रोजन में सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड जो है वो रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन से अपना कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब हरा प्लांट जो होता है H2 वो हाइड्रोजन डोनर होता है, ऑक्सीडाइज करेगा O2 में। H2S जो होता है वो अपना हाइड्रोजन डोनर फॉर द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इन्होंने यूज़ किया था ऑफकोर्स। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो सल्फर है वो डिपेंडिंग ऑन द क्या है वहाँ पे, अगर O2 नहीं है, मान लो H2O की जगह तुमने O को हटा के H2S डाल दिया तो अब क्या निकलेगा? S निकलेगा, सिंपल S2। वही क्या है, रिएक्शन को अपना वो कर रही ना, बैलेंस। तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एजर्शन रीजन बनेगा भी तो कुछ नहीं बनेगा, बस ये है कि ये ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन कर दिया था वैसी तैसी हो जाएगी, तो इस पे ध्यान देना, ठीक है। बाकी और कुछ तो यहाँ पे स्टेटमेंट पे कुछ गड़बड़ लग नहीं रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन तो तुम्हें पता ही ना, ऑक्सीडेशन क्या है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन ही मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन ही हुआ ना। अब ये सारा कुछ क्या है कि रिएक्शन डिस्क्रिप्शन जो है मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये सारा कुछ तो वाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सबस्ट्रेट, ये फलाना ढमकाना इक्वेशन में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत बेसिक बेसिक खत्म हो चुका है हमारा। अब जो मेन है भाई, क्वेश्चन जहाँ से लपेट के आएंगे, ठीक है ना, लाइक मोर देन 60 to 70% प्रोबेबिलिटी है। ये है मेरा, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, कैसे होती है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो है वो मेसोफिल सेल्स में होती है, डिपेंडिंग ऑन मोनोकॉट। अगर वो मोनोकॉट है तो दोनों ऊपर नीचे मेसोफिल सेल्स बराबर रहेगा, बट डाइकॉट है तो नीचे ज़्यादा रहेगा एबैक्सियल सरफेस पे। एक होता है एबैक्सियल, एक होता है डैक्सियल। डी बाद में आ रहा है, मतलब नीचे वाले सरफेस है ये, ठीक है, डाइकॉट। तो यहाँ पे मीजोफिल्स ज़्यादा रहेंगे और ये अरेंज रहेंगे। अब मीजोफिल सेल्स जो होते हैं यहीं पे क्लोरोप्लास्ट रहता है जो कि अलाइन करता है इस पत्तियों के एडैक्सियल सरफेस पे अच्छे से, ताकि ये ऑप्टिमम अपना लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की जो बात करते हैं, तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन जो होती है उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, वेयर एज डार्क रिएक्शन जो होती है उसको हम बायोसिंथेसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। ये बायोसिंथेसिस फेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है। बायो मतलब कि अपना बायोलॉजिकल, सिंथेसिस मतलब कुछ बन रहा है, और फेज मतलब कि एक अपना प्रोसेस या फिर एक टाइम पीरियड, ठीक है। कहाँ सबसे पहले लाइट रिएक्शन हो कहाँ रही है? ये थाइलाकॉइड में हो रही है, और ये स्ट्रोमा या फिर अपना ग्रैना, स्ट्रोमा ग्रैना ये सब तुम्हें पता ही होगा। बाय द वे अगर नहीं पता है तो ये आओ इधर, ये सेल चैप्टर का अपना क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ये जो है सिंपल सा एक एक ये होता है ग्रैनम, ठीक है, और ये होता है थाइलाकॉइड, ठीक है। एक को ग्रैना बोलते हैं और पूरा स्टैक है ग्रैनम, और ये पूरा जो है अपना थाइलाकॉइड हो जाता है। थाइलाकॉइड क्या करेगा, यहीं पे सब कुछ रहता है, और स्ट्रोमल लैमेली ये होती है, ये इनके दो बीच का इंटरकनेक्शन, ठीक है। सो अब इसको हटाते हैं साइड में। सो ये देखो, इस डायग्राम पे मैं दिखाता हूँ। ये जो मेरा स्ट्रोमल लैमेली है, ये है स्ट्रोमल लैमेली, और ये एक एक ग्रहना है, इकट्ठा हो जाएगा ग्रैनम हो जाएगा, वही प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद ये छोटे छोटे अपने राइबोसोम है, ये स्टार्च का ग्रेन्यूल्स है, स्टोर कर रहा है फूड को, और ये लिपिड्स के कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, ओके। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये मेरी मोर परमिएबल होती है, ये मेरी लेस परमिएबल होती है ऑफकोर्स। सो ये कौन कौन सी मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है देखो। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स मोर परमिएबल रहती है किसी भी प्लांट सेल की, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल रहेगी,
स्ट्रोमल लेमली क्या है यहाँ पे कंटेन करेगी PS1। स्ट्रोमल लेमली पे क्या हो रहा था मेरा, यहाँ पे लिखा है मैंने, स्ट्रोमल लेमली पे अपना ये सब डार्क रिएक्शन वाला सिस्टम हो रहा था, ठीक है। और स्ट्रोमल लेमली पे अपना PS1 है, सिंपल सा। ग्रेना जो है वो PS1 और PS2 दोनों का, ये फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, बस यहाँ पे देख लो कौन सी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है। ये डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चन आया तो उसके लिए स्ट्रोमा पे अपना डार्क रिएक्शन होता है, बाकी ये राइज बोजोम है, ये स्टार्च के ग्रैन्यूल्स हैं, ये लिपिड के ड्रॉपलेट्स वगैरह। ओके, सो आओ इसको ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले तो ट्रिक क्या ही है, निमोनिक की है। थकेला सूरज पानी मांगे O2 निकाले ATP NADPH बनाए, डार्क स्ट्रॉन्ग रूबी CO2 पकड़े ग्लूकोज बनाए ATP NADPH खा जाए, ठीक है। सो सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट अपना ये सब बता दिया मैंने। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थकेला मतलब कि थाइलाकोलॉइड, थकेला सूरज, सूरज मतलब लाइट रिएक्शन, पानी मांगे, पानी मतलब कि O2 का फोटोलिसिस हो रही है, मतलब टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन वगैरह आ रहे हैं यहाँ से, 4 प्रोटॉन वाला सिस्टम, ठीक है। और थकेला सूरज पानी मांगे, O2 निकाले, ऑफ कोर्स ये फोटोलिसिस मिल रहा है तो O2 तो निकलेगा ही। O2 निकाले, ATP और NADPH बनाए, ये सब बनाएगा। और कैसे बनाएगा ये, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बॉन्ड्स टूट के एनर्जी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बहुत से भाई बच्चे सोचते हैं ग्लूकोज मतलब एनर्जी, अब वो बहुत बेसिक सा माइन्यूट सा डिफरेंस भूल जाते हैं कि ग्लूकोज एक फॉर्म है एनर्जी का, ना कि एनर्जी, ठीक है। सो वहाँ पे फोटो फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही है, ये ध्यान दें। वहाँ पे क्या रहा, ग्लूकोज बन रहा है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करा सकता है जब टूटेगा लाइट रिएक्शन, ठीक है। सो डार्क रिएक्शन जो है एक मिसनोमा टाइप की है भाई, कि कोई रिएक्शन हो रही है फलाना ढिमकाना, कुछ ना भाई। डार्क रिएक्शन मतलब केल्विन साइकिल बोल दो तुम दूसरे रूप में, ठीक है। सो अब इसका क्या है, डार्क स्ट्रॉन्ग रूबी CO2 पकड़े ग्लूकोज बनाए ATP NADPH2 खा जाए, मतलब ATP NADPH यूज हो जाएगा, ठीक है। और CO2 भी यूज होगा यहाँ पे, ताकि ये ग्लूकोज बना सके, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ ये भी PYQ है टोटली। सो अपना स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे होगा, ग्लूकोज का ADP और NADP पॉजिटिव यूज़ करेगा, केल्विन साइकिल में अपना CO2 फिक्सेशन कराएगा। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहता, कोई भी पानी नहीं रहता, कोई भी लाइट वाइट ट्रैप नहीं होती। ऑफ कोर्स डार्क लिखा हुआ है, बायोसिंथेसिस फेज भी लिखा है, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, ठीक है। और ये सब क्या है, खा जाता है इसको, ये पैकमैन वाला स्टिकर, ध्यान देना। सो ये डिपेंडेंट रहती है ऑन लाइट रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन क्या है, डिपेंडेंट होती है लाइट रिएक्शन में, इसलिए मिसनोमर रिएक्शन भी बोलते हैं कि भाई बस नाम की रिएक्शन है, करती वरती कुछ ना है, सब लाइट रिएक्शन का यूज़ करती है, ठीक है। ग्लूकोज सिंथेसिस फिक्स करेगा CO2 वगैरह, और रुबिस्को बुस्को जो है वो मेरा यूज़ होता है यहाँ पे, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब रुबिस्को जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इस पूरी दुनिया का, ठीक है। जो कि दो काम करता है भाई, दो गोला इंसान है, दो काम करेगा। अगर उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गया या फिर CO2 ज़्यादा मिल गया, डिपेंडिंग ऑन क्या करेगा ये। अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ये C3 में अपना ऑक्सीजनेज एंजाइम बना देगा, और अगर CO2 ज़्यादा मिल गया तो C4 के अंदर CO2 बना देगा, ठीक है। सो अगर कहीं भी आए तुमको कि फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ होता है C3 वाले प्लांट्स, ठीक है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया तब की ये बात है, ठीक है। इसीलिए C3 प्लांट जैसे कि अपना टोमेटो हो गया, इसको कहाँ पे ग्रो करते हैं अपन, CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ा के, ताकि ऑक्सीजनेज करके फोटो रेस्पिरेशन ना हो जाए, मतलब कि यील्ड घटने जाए। बाकी C4 का अपना क्रैंच एनेटमी है सबसे मस्त, ठीक है। जो C4 अपना प्लांट है ये मोर एफिशिएंट होते हैं, CO2 फिक्सेशन करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और CO2 का कंसनट्रेशन कंडीशन जो है कम रहता है, ठीक है। नाइस। तो ये सारी हो गई अपनी चीज़ें। सो आओ अब इसकी NCERT फिनिश करते हैं। सबसे पहले तो अपना मीजोफिल सेल जो होते हैं वो लीव्स के अंदर होते हैं, जो कि कंटेन करेंगे बहुत सारे नंबर में अपना क्लोरोप्लास्ट, सिंपल सा। जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलाइन करेगा वॉल्स में ऑफ मीजोफिल सेल्स, सिंपल। और ये क्यों हो रहा है, ताकि ऑप्टिमम क्वालिटी हो सके अपना अपना इंसिडेंट लाइट, वही है फोटोसिंथेसिस की सारी जो लाइट है वो ऑब्जॉर्व कर ले फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। सो ये हो गया सेशन बेस्ड, एक क्वेश्चन बन गया, क्यों का ये आंसर है, रीजन ये है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो अपना ये सब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने सेल पे पढ़ाई है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है ग्रेना का, ठीक है। जहाँ पे अपना स्ट्रोमा लेमली होती है और मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा होता है। मैट्रिक्स पे अपना ऑफकोर्स ये डार्क रिएक्शन चलेगा, और स्ट्रोमा लेमली उसी का कंपोनेंट है तो वो भी आ ही जाएगा, ठीक है। सो अब होता क्या है इनमें कि ट्रैप करेगा लाइट एनर्जी को फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। इन स्ट्रोमा जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, सिंथेसिस ऑफ शुगर, ये सारा होता है। और इसी को भाई बोलते हैं अपन कि ये हो रहा है अपना स्टार्च वगैरह बन रहा है, ठीक है। तो ये अपन अगर करते हैं लाइट के प्रेजेंस में तो ये लाइट रिएक्शन कहलाएगा। और अगर भाई नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट या फिर लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं हो रही है, बट जो प्रोडक्ट है बट डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे, वो नहीं है कि लाइट चाहिए ही चाहिए, बट जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, अगर मान लो ATP NADPH ये तुमको चाहिए,
तो ये डार्क रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे कार्बन की रिएक्शन होती है। अगर ये सब कुछ अपना ऐसे ये मजे मजे में बोला जाता है, और ये होता क्या है कि ये अपना रात में होती है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। सो ये ऐसे बोलने के लिए है बस कि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, बट तुम अगर ध्यान से देखो तो लाइट रिएक्शन का अगर एटीपी एनएडीपी एच नहीं होगा तो ये यूज़ नहीं हो पाएगा डार्क रिएक्शन के लिए, तो कार्बन की रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं बट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली बोलो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो नॉट डायरेक्टली ऑन लाइट ड्रिवन बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। सो ये अपना इंपॉर्टेंट सा बन जाता है कि जो मेरी डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है लाइट पे, बट जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है एटीपी एंड एडीपी है तो उस पर डिपेंड करती है। तो ये मेरा असर्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और इसी का रीज़न भी बना सकते हैं कि एटीपी और टीपी बनाने के लिए चाहिए होता है डार्क रिएक्शन का, इसलिए ये डिपेंड करता है, सिंपल सा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे। सो ये पूरा कैसे क्या है, सबसे पहले हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी कुछ नहीं है भाई, तुम एक अपना घर का टिश्यू उठाओ, ठीक है, उसमें दुनिया भर के तुम छोटे छोटे छेद मार दो वो सेफ्टी पिन से लेके, और अपनी जो पेपर की इंक है, मतलब कि पेन की इंक, उसको पानी में डाल दो। तुम जब वो पेपर डालोगे टिश्यू पेपर, तो तुम ध्यान दोगे कि वो जो पेपर है उस पर जो कलर है तुम्हारा नीला काला जो भी तुमने डाला है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा होगा। सो दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। और अलग अलग जो शेड्स रहते हैं वो अलग अलग डिफरेंट पे पेपर पे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया तो तेरा कलर आ जाएगा ग्रीन ब्लैक ऐसा करके समथिंग, ओके, डिपेंडिंग ऑन तुमने क्या डाला है उसके अंदर। सो क्लोरोफिल ए जो है ये सबसे ज़्यादा ब्राइट ब्लू ग्रीन क्रोमेटोग्राम देता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये सब अपना इसका कलर के लिए ट्रिक है पूरा, इसको मत ध्यान दो, ठीक है। सो जो पिगमेंट है ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एबिलिटी है इनके पास, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की, ठीक है। सो आओ उसका ट्रिक बताता हूँ हो जाता है। इसका ट्रिक हम विबग्योर देखते हैं, बी जी आ जाएगा इसका, और जी वाई आ जाएगा इसका, और वाई ओ आ जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल एक एक स्टेप बढ़ते रहना। और जो क्लोरोफिल है का कोर मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है, ऑफकोर्स। ये मिनरल वाले चैप्टर का है, बट क्या है कि हटा दिया, पर क्या पता भाई पूछ ले ऐसा करके। तो ये मैग्नीशियम वाला इंपॉर्टेंट आयन हो जाता है फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के लिए। अब एंथोसाइनिन क्या है, ये अपना अकर नहीं होता क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तुमको एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट नहीं मिलता है। और एंथोसाइनिन क्या है, वाटर सोल्यूबल होता है, बाकी सब नहीं होते, ठीक है। फिर है मेरा एंथोसाइनिन। ये एंथोसाइनिन भाई क्लोरोप्लास्ट में नहीं आता है, और इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि ये वाटर सोल्यूबल है, सबसे पहला बात तो ये। और ये वाटर सोल्यूबल है, और हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था एक फाइकोएरेथ्रिन नाम का, वो भी वाटर सोल्यूबल है। ये दो पिगमेंट बस वाटर सोल्यूबल है, अदरवाइज सारे जो हमारे पिगमेंट्स हैं ये सारे अपना लिपिड सोल्यूबल है, और वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, सिंपल सा, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखें, ये आ सकता है पेपर में। ये ऑफ कोर्स क्या है मेरा कि क्लोरोप्लास्ट के जो पिगमेंट्स हैं वो कैसे कैसे कहाँ पे हो रहे हैं। सबसे पहला हमारा ए से शुरू होता है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कौन सा है मेरा क्लोरोफिल है, ये मेरा सबसे ऊपर से शुरू हो रहा है। सो ये ऊपर वाला चीफ पिगमेंट सबसे ज़्यादा करेगा, ये सबसे पहला हो जाएगा ए। उसके बाद अगर मैं देखूँ ये पीला वाला, सो ये पीला वाला क्या है, कैरोटीनॉइड, और ये ग्रीन वाला है ब्लू, ठीक है, ये ध्यान देना। सो ये ए, ये बी और ये सी, इसकी पीक से याद करना। पीक जो है ए की, ये बी से थोड़ी सी छोटी होती है, और ए से छोटी होती है सी, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा। तो लीस्ट इफेक्टिव पिगमेंट जो है वो ग्रीन कलर का है, और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होता है एक्शन स्पेक्ट्रम में वो ब्लू एंड रेड कलर का होता है, ओके। ये साला वही रेड वेट है सारा। तो जो पिगमेंट है एक एबिलिटी होती है सिंपल सी, मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल ए है करता है ब्लू एंड रेडिश रीजन में सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। और इससे हम कह सकते हैं कि जो चीफ अपना है पिगमेंट वो क्लोरोफिल ए है हमारा, जो फोटोसिंथेसिस कराएगा। ब्लू और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा हो रही है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो हो रही है ब्लू रेड पे हो रही है। बाकी द अदर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम होते हैं सब कुछ, ठीक ठीक है। तो अदर थाइलाकॉइड जो पिगमेंट होते हैं लाइक क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीनॉइड, इनका काम क्या होगा, अगर क्लोरोफिल ए ही सब करा रहा है फोटोसिंथेसिस तो काहे को पड़ा कचड़े की तरह, कुछ तो काम होगा। सो सबसे पहला काम है इसका कि ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट के मतलब इसी के साथ में आते हैं, इसके साथ में काम करेंगे। क्या काम है इसका कि ये भाई राजा साहब को बचाएंगे, मेरा मतलब कि चीफ पिगमेंट ए को ये बचाएंगे फ्रॉम द फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है ना, फोटो ऑक्सीडेशन, कि भाई जल वल ना जाए क्लोरोफिल ए, ठीक है।
और ये क्या करेगा, ऑल्सो एब्जॉर्ब करेगा लाइट और एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरोफिल ए को, सिंपल सा। क्या ये बाकी सब जो है अपना क्लोरोफिल ए भी चीफ प्रोमोनेंट को अपना लाइट को ऑब्जर्व करेगा थोड़ा बहुत और फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएगा। नाइस। बी कैरोटेनॉइड ज़ैंथोफिल ये सारा रहेगा, ठीक है। अब व्हाट इज लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन होती क्या है और यहाँ पे बनता क्या है। सबसे पहले तो लाइट रिएक्शन जो है वही सारा होता है, उस निमोनिक से तुम्हारा पूरा लाइट रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है कि लाइट का यूज़ करेगा, पानी लेगा, O2 निकालेगा और ATP NADPH बनाएगा, सिंपल सा। अब यहाँ पे जो तुमको याद करने के लिए गया फोटोकेमिकल भी बता ही चुका हूँ, ये सारा फॉर्मेशन भी बता दी हूँ। तो ये जो दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल का है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC और फोटो सिस्टम 1 का PS1 और फोटो सिस्टम 2 का PS2। यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम 1-2 है, ये इनका नाम है इसलिए क्योंकि जो फोटो सिस्टम 1 है ये 700 नैनोमीटर्स की अपना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और ये 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको 2 नंबर दिया है, इसको 1 नंबर दिया है, ठीक है। दीज आर नेम्ड डिस्कवरी के बेसिस पे है, नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे नहीं है कि सबसे पहला PS1 आ गया और PS2 आ गया, ऐसे ही डिस्कवरी जैसे जैसे हुई इसका नाम पड़ गया, ठीक है। सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये होता क्या है कि 100 ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है और ये क्या करता है, बाउंड टू प्रोटीन, प्रोटीन से बना बाउंडेड रहता है, ठीक है। मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। ईच फोटो सिस्टम क्या है, हर एक पिगमेंट जो है एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्म करेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एंटीना बोलते हैं। सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सारे पिगमेंट्स, अरे यार पिगमेंट, क्लोरोफिल ए को छोड़ के, ए नहीं रहेगा, B, C, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सारे जो हैं ये पिगमेंट्स जो हैं ये यूज़ करके क्या बनाएंगे, अपना एंटीने, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए बस नहीं रहता है, बाकी सारे पिगमेंट रहेंगे और एंटीने वगैरह रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंटीने वगैरह ये बनाएगा और फिर ये एंटीना क्या है कि सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ए जो है वो फॉर्म करेगा रिएक्शन सेंटर। ये जो क्लोरोफिल ए होता है ये मेरा रिएक्शन सेंटर फॉर्म करेगा, वहाँ पे भी PS1 जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए वो एब्जॉर्ब करेगा 700 की और PS2 जो है मैक्स एब्जॉर्ब करेगा 680 की नैनोमीटर्स की वेवलेंथ, ठीक है। स्वेंसकी का डायग्राम अगर मैं देखूं तो ये तुम्हारे लिए पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्शन सेंटर मतलब कि ये क्लोरोफिल ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे लाइट हमारे सूरज चाचा लाइट मार रहे हैं यहाँ पे, ये क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी एक्सेप्टर या फिर एंटीने वेंटीने पे जा रहा है, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे जा रहा है, ठीक है। ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब PS1 जो है सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ। इसके अंदर रिएक्शन सेंटर LHC या फिर एंटीने होगा, रिएक्शन सेंटर LHC या एंटीने होगा, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट प्रोटीन होता है, ठीक है। ये अपना सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन सेंटर जो है ये सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स P700 का है, मैक्सिमम ऑब्जॉर्ब करेगा अपना 700 नैनोमीटर। तो ये लाइन इधर पे समझ आ ही गया होगा, आई होप सो, कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे सारे पिगमेंट हैं एक्सेप्ट एक पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल ए बोलते हैं। और जो मेरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो एंटीने पे कौन सा बनाएगा पिगमेंट, ऑफ कोर्स जो बच रहा है क्लोरोफिल ए बनाता है मेरा रिएक्शन सेंटर वाला। सो यहीं पे ये लिखा हुआ है, ओके, रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स बनाएगा, बाकी LHC या फिर एंटीने जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अदर देन अपना क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे ये जो ख़त्म सी भाई लाइन लिख रखी है उसका मतलब ये है। भाई एक बार को तो मैं भी सोच रहा था कि ये क्या लिख दिया इसने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अपना यही सब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बिकम एक्साइट हो जाते हैं और जंप करते हैं भाई एक दूसरे से, ठीक है। आओ इसको भी बताते हैं। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वही एक दूसरे से जंप कर रहा है एक्साइट होके, न्यूक्लियस पे एटॉमिक का जो कुछ भी है फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है और पास हो रहा है और इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सो फोटो सिस्टम 1 पे कैसे क्या चलता है सबसे पहले बात करते हैं। अगर PS1 सिंगल है, रिएक्शन सेंटर उसका P700 नैनोमीटर्स, ऑफकोर्स 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ है उसकी। अब साइक्लिक है या फिर नॉन साइक्लिक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट। अगर साइक्लिक बस है तो उसमें ATP बस बनेगा, अगर उसमें नॉन साइक्लिक है तो उसमें ATP और NADPH बोथ बनेगा PS1 में ही, ठीक है। सो PS1 पे क्या होता है कि आयरन सल्फर प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन फेराडॉक्सिन पे जाके अपना भेजता है इलेक्ट्रॉन, फिर वो क्यूनॉन को देता है और फिर वो अपना सयान को देता है, मतलब साइटोक्रोम B6 है वो, इसको मैं सयान बोलता हूँ, और ये फाइसिन को, थियोफाइसिन को अपना देता है
और ये फिर मेरा वापस से भेज देता है इधर पे। अब इसको हम साइक्लिक वाला बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन साइक्लिक का इधर पे है, ठीक है ना। नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि जो H2O है, सबसे पहला पानी का स्प्लिटिंग होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं फोटो सिस्टम 2 पे। वो मेरा फियोफाइसियन जो भी है इसका नाम है, ठीक है ना। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, PEA का मतलब है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि फियोफाइसियन होता है, वो क्यूनॉन को देता है, ठीक है। अब वो सयान जी को देगा और सयान जी जो है वो फाइसिन को देंगे अगेन, ठीक है। अब फाइसिन जो होता है मेरा PS1 पे भेजता है, PS1 से आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर पैराडॉक्सिन, और फिर मेरा ये सब कुछ बन जाता है NADPH ट्वाइस प्लस NADPH, ठीक है। सो ये मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है पूरा। ये मेरा साइक्लिक है जेड स्कीम, ये मेरा नॉन साइक्लिक है, सॉरी नॉन साइक्लिक। अब ये जो जेड स्कीम है, जेड स्कीम का मतलब ही क्या है, ये वैसे बोलना तो इसको एन चाहिए, बट इन्होंने क्या है कि ऐसे तो तुम अगर ऐसे देखोगे थोड़ा अपना मुंह टेढ़ा करके राइट साइड, तो तुमको ये जेड टाइप से लगेगा, ठीक है। तो इसको बोला जा रहा है जेड स्कीम ऑफ द लाइट रिएक्शन, जहाँ पे फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों यूज़ हो रहे हैं विद द अपना फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन पे करेगा, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ PS1 आएगा, ये PS2 है ऑफ कोर्स, और ये इधर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके ATP NADPH बना देगा, ठीक है। सो सिस्टम कंटेनिंग अपना साइटोक्रोम्स क्या है, डाउनहिल और अपहिल, इसको हम अपहिल बोलते हैं। नीचे आ रहा है ये डाउनहिल हो जाएगा, ये अगेन अपहिल और ये डाउनहिल, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स पोटेंशियल होता है यहाँ पे, पास करेगा पिगमेंट PS1 PS2 यहाँ पे, ठीक है। जो रिएक्शन सेंटर है PS1 से एक्साइट करेगा, जो कि रिसीव करता है लाल कलर की लाइट 700 नैनोमीटर की, और वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, ट्रांसफ़र करेगा अनदर एक्सेप्टर ऑफ मॉलिक्यूल का, जिस पे ग्रेटर रिडॉक्स का पोटेंशियल है, ठीक है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करेंगे डाउनहिल अगेन, ठीक है। दिस टाइम होगा क्या कि मॉलिक्यूल का एनर्जी जो है NADP पॉजिटिव से NADPH बन जाता है, सिंपल सा अपना, ठीक है। और PS2 जो है वो अपहिल अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टर पे करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे भेजेगा, PS1 की एक्साइटेशन करेगा इलेक्ट्रॉन्स की उसके, और उसके बाद क्या होगा कि ये जो अनदर एक्सेप्टर पे है वहाँ पे NADP पॉजिटिव और NADPH बनाएगा, और ये जेड स्कीम है। सो ये जो है मेरा ये पूरा ये साइक्लिक का बताया इसने, साइक्लिक, और ये सारा जो है ये नॉन साइक्लिक का है, ठीक है, जहाँ पे जेड स्कीम वगैरह रहती है। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है, वही अपना H2O से इलेक्ट्रॉन निकालना, जो कि 4 प्रोटॉन निकाल रहा है, दैट्स इट। सो देखो अब साइक्लिक प्रोसेस को मैं तुमको और डिटेल में बताता हूँ। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सबसे क्या है, सूरज चाचा अपने 700 नैनोमीटर की भेजेंगे, PS1 जो कि 700 का नैनोमीटर ले रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा अपहिल में, जहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, वो RUBP होता है मोस्टली, ठीक है। RUBP से होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाएगा, वापस से डाउन हिल पे PS1 आ जाएगा। सो लौट के बुद्धू भर के आए वाली कहानी हो गई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहीं पे आके वापस घूम के आ गया। तो यहाँ पे होगा क्या कि PS1 जो है ये होगा स्ट्रोमल लेमेली पे होगा ओनली, और ओनली ATP बनेगी यहाँ पे, ATP बस बनती है यहाँ पे, ना ही PS2 का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही तुम्हारा NADPH का इन्वॉल्वमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो NADPH है, अगर ये तुम्हारा PS1 जो है पहले PS2 पे जाता और यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रॉन विथ NADP पॉजिटिव होता, तब जाके तुम्हारा NADPH बनता, बट यहाँ पे है ही नहीं, ये सब तो बनेगा ही क्यों, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। सो PS1 पे स्ट्रोमल लेमेली ओनली ATP बनेगा, ये ध्यान देना। PS2 और NADPH अगर बोलता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है, तो सरासर झूठ बोल रहा है तुम्हारे मुंह पे, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे क्या होता है, सबसे पहले हमारे वही सूरज चाचा क्या करेंगे, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करवाएंगे PS2 से। PS2 जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉन्स लेगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर का करा के, 4 अपने रहते हैं जिसमें से 2 2 का अपना मॉलिक्यूल्स वो टू मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपहिल जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वही RUBP रहेगा। RUBP क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भेजेगा, जो कि डाउनहिल पे जाएंगे। डाउनहिल पे जाएगा तो ये PS1 का इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो गए, यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी जगह भर दिए, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, अब ये वापस आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जगह है ही नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन्स पहले ही इसने भर दिए, ठीक है। एक्साइट होकर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से 2 इलेक्ट्रॉन डाउनहिल में जाएगा, जहाँ पे फेराडॉक्सिन
और NADP पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके ये तेरे को NADPH2 देगा। यहाँ पे एनर्जी बनती है, सिंपल सा। आ गया समझ में? क्या है यहाँ पे साइक्लिक में, क्या है, लौट के बुद्धू घर को आए, सन चचा अपने सूरज चचा इसको मारे, मार के थप्पड़, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन चचा ऊपर गए खेलने कूदने, खेलने कूदने के बाद वापस से मम्मी की याद आई, मेरा मतलब PS1 की याद आई, तो यहाँ घुस गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सूरज चचा फिर से थप्पड़ मारा, अब यहाँ पे दूसरी वाली को थप्पड़ मारा, PS2 को थप्पड़ मारा, तो इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, RUBP चचा ने इसको लात मार के भेज दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, जहाँ पे उसने डाउनहिल पे फिर से उसको पुरानी दूसरी मम्मी के पास भेज दिया भाई, इसकी सौतेली मम्मी। अब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये सौतेली मम्मी के घर के अंदर घुस गए। अब ये जो सारे हैं ये इलेक्ट्रॉन भर लिया है, तो इसके जो बच्चे हैं ये तो पहले ही निकल गए ना, तो ये ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके, ये मेरा ADP NADPH बना दिया, तो ये वापस आ ही नहीं सकते क्योंकि इसको यहीं पे करना पड़ेगा एडजस्ट, ठीक है। सो ये पूरा हो जाता है। सो यहीं पे होती है मेरी जेड स्कीम। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह डाउनहिल रहता है अपना, ऑफकोर्स रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल की वजह से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएगा H2O और NADPH पॉजिटिव से, कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा है। जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले वो रिडॉक्स पोटेंशियल, मतलब कि जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमने सुना है ना कि इलेक्ट्रिसिटी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फलाना ढिमकाना से अपना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हाई टू लो, वैसे यहीं पे भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा फ्रॉम द अपना रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, या फिर तुम बोल दो कि हाई टू लो वाला सिस्टम, ठीक है, पोटेंशियल स्केल। फोटोसिंथेसिस का इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा पानी से यहाँ तक जाएगा, और ATP का सिंथेसिस होता है यहाँ पे, डेवलपमेंट होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यही सारा बातें हैं यहाँ पे। अब इसका भाई की पॉइंट जो है कि ये ग्रेना लेमली पे होगा, PS1 PS2 बोथ होगा, और यहाँ पे दोनों टाइप की एनर्जी बनेगी, ATP और NADPH2। सो यहाँ पे पूरा चैप्टर तुम्हारा हो गया खत्म ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि भाई नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पे ही आधे से ज़्यादा लोग परेशान रहता है। यह साइक्लिक और फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला लिखा हुआ है जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई है, उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, वही फॉस्फेट की एनर्जी तोड़ के TP से TP TP, ठीक है। अब जब ये होता है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर होता है, सिंपल सा, ये PS1 या फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखा हुआ है। बोथ ATP और NADPH2 जो है ये सिंथेसाइज करेगा। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फ्लो, सिंपल सी बात है। सो टॉपर जो रहता है उसको किसी की जरूरत नहीं रहती साइक्लिक फ्लो पे, PS1 से टॉपर, और उसको किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अकेला काम कर सकता है, ठीक है। मेम्ब्रेन और लैमिली जो हो ग्रेना पे बोथ प्रोसेस करेगा, PS1 PS2, स्ट्रोमल लैमिली पे अपना PS2 नहीं रहता और ना ही ये रहेगा रिडक्टेज एंजाइम, ये ध्यान देना। साइक्लिक फ्लो पे अपना ATP बस बनेगी, ना ही ADP और ना ही ये सब कुछ, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, और ओनली लाइट ऑफ द वेवलेंथ 680 वो अवेलेबल रहती है फॉर द एक्साइटेशन, सिंपल सा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पे मज़े मज़े में बता दिया है ना, ये मैंने तुम्हें पूरा कीमोस्मोसिस पहले ही बता दिया कि साइक्लिक के अंदर और नॉन साइक्लिक के अंदर कैसे होता है। पर आओ फिर से एक बार ख़त्म करते हैं इसको। ATP सिंथेसिस होता है यहाँ पे, लिंक रहता है विद द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है टुवर्ड द इनर या फिर इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर जो प्रोटॉन रहता है वो बढ़ता जाता है, और इसी एक्यूमुलेशन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ETS पे पार्टिसिपेट करेगा, और ये सब कुछ होगा, ठीक है। सो आओ एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से अपना प्रोटॉन निकलेगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं पहले इसको, फिर और बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे मेरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो गया। यहाँ से 4 अपने इलेक्ट्रॉन PS2 में गए, वहाँ से गया इसने प्लास्टिक क्यूनॉन, अच्छा इसका प्लास्टो क्यूनॉन नाम है, ठीक है। प्लास्टो क्यूनॉन इसका नाम है, प्लास्टो क्यूनॉन से इसने भेजा साइटोक्रोम B6F पे, उसके बाद इसने प्लास्टोसाइनिन पे भेजा, प्लास्टोसाइनिन पे भेजने के बाद इसने FNR या फिर फेराडॉक्सिन पे भेजा, और FNR और फेराडॉक्सिन से ये एनर्जी बन गई, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ से भी फेराडॉक्सिन FNR वाला हो ही सारा कुछ ऊपर जो लिखा है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अंदर क्या है, पानी टूटने की वजह से हाइड्रोजन का इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीज H+ का अगर इंक्रीज होता है कहीं भी तो एसिडिक कंडीशन बनाता है, मतलब कि जो उसका pH है <7 हो जाएगा, ठीक है, <7 हो जाएगा, <7। H+ जो है इनसाइड बढ़ेगा ल्यूमन के अंदर। सो ये मेम्ब्रेन जो है ये
अंदर वाली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, बाहर वाली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी कंपेयर टू रिडॉक्स पोटेंशियल। यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल आ गया अगेन। सो ये जो मेरा स्ट्रोमा है ये उसके बारे में दिखाया गया पूरा, ठीक है। स्ट्रोमा पे अपना लो हो जाएगा H पॉजिटिव, तो ये माइनस चार्ज की तरह एक्ट करेगा, सिंपल सा, ठीक है। तो अब जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ पास आयन, क्योंकि कैरियर इज नीडेड, तो कैरियर हमारा ये हो सकता है, ठीक है। तो ये एटीपी सिंथेस होता है। एटीपी सिंथेस क्या करता है कि ये जो पार्टिकल है CF0 और CF1, ठीक है, तो क्या रहेगा, इसमें हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट करने में H प्लस आयन थ्रू द मेम्ब्रेन, जो कि एक्ट करेगा एज अ कैरियर या फिर चैनल। सो एटीपी सिंथेस क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा अपना चैनल का डिफ्यूजन सबसे पहला। दूसरा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो रहती है उसको बढ़ाएगा, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस जो रहती है वो एसोसिएट करेगा विद द एंजाइम, और थाइलाकॉइड जो उसके अंदर है वो भी रहेगा, ठीक है। अब एटीपी सिंथेसिस के दो पार्ट हैं। सबसे पहले तो अपना F1 और F0। F0 जो है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि उसको तेल पसंद है ना कि पानी। पानी दोगे तो भागेगा, ठीक है। वो होता है ना, एक मूवी में बोलता है तुम्हें पानी से खतरा है, तुम पानी से बच के रहना। तो लिटरली भाई गड्ढे में पानी पड़ रहता है तो उसके ऊपर से कूद के जा रहा होता है, ठीक है। और ये F1 होता है जो कि स्टिक रहता है विद द स्ट्रोमा। जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो पिकअप रहता है बाय द अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसको भेज देगा RUBP कहाँ पे, अपना साइटोक्रोम के अंदर। वहाँ पे एक एटीपी को बनने के लिए चाहिए होता है 4 प्रोटॉन, सिंपल सा, ठीक है। सो ये पूरा हमारा कीमोस्मोसिस होता है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। ऑक्सीडेशन हुआ पानी का, PS2 के अंदर प्लास्टिक क्यूनॉन को उसने दे दिया। प्लास्टिक क्यूनॉन ने अपना साइटोक्रोम B6F को दे दिया, इसके बेस्ट फ्रेंड को दे दिया। प्लास्टिक क्यूनॉन ने अपने किसको दे दिया, बेस्ट फ्रेंड को दे दिया, BF को। बेस्ट फ्रेंड को देने के बाद इसने साइनिन को दे दिया। भाई जो सयान लोग होते हैं वो ज़्यादा सुंदर रहते हैं और अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो सो ये साइनिन लोगों को दे दिया। उसके बाद ये जो सयान चचा लोग हैं ये फेराडॉक्सिन को दे दिए। और ये जो डॉक्स लोग होते हैं भाई, ये डिटॉक्स कर देते हैं FNR के साथ, एनर्जी बना देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। सो यही सारा चलता रहता है। बाकी इतना तुम टेंशन वेंशन ना लो, बहुत ईजी सा है। क्यों नॉन से लेके बेस्ट फ्रेंड, नॉन से लेके बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड से सयानिन, सयानिन से फेराडॉक्सिन, और FNR से लेके एनर्जी, दैट्स इट। बहुत ईजी सा है। अब इसके बाद दूसरा क्या है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लोकेटर रहता है आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसको एटीपी सिंथेसिस H कैरियर रहता है यहाँ पे, ठीक है। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो रहता है वो लोकेटेड रहता है ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो प्रोटॉन रहेंगे नेसेसरी है फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADPH प्लस पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो क्या करेंगे कि जो स्ट्रोमा है वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, मतलब बाहर कम हो जाएगा, अंदर ल्यूमन में इंक्रीज हो जाएगा H प्लस। तो ये क्या करेगा, रिडॉक्स डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो अंदर प्लस 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 हो जाएगा, बाहर सो हायर टू लोअर ऐसा एनर्जी निकल देती है। सो इधर से एनर्जी आएगी तो ATP बना देगा, ठीक है। तो अब ये सारा अपना एक्यूमुलेशन वक्यूमुलेशन जो रहता है अंदर वो रहता है प्रोटॉन का, और बाहर कम रहता है प्रोटॉन का, ठीक है। सो अंदर जो रहता है एसिडिक पीएच इसीलिए आ रहा होता है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि ब्रेक डाउन ऑफ अपना ग्रेडियंट होता है दैट लीड्स टू अपना सिंथेसिस ऑफ ATP, ओके। अच्छा, ये कौन सा हो रहा है यहाँ पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट इज ब्रोकन विद द मूवमेंट ऑफ द अपना ट्रांसमेम्ब्रेन सिस्टम। सो CF0 से ATP सिंथेसिस पे आता है, और ये एंजाइम कंसिस्ट करते हैं दो पार्ट पे, CF0 जो कि एम्बेडेड रहता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। अच्छा, ये जो CF0 है, F0 जो है वो अंदर घुसा हुआ है, F1 जो है बाहर हुआ है। सो जीरो तो वैसे भी भाई खुद ही पे लग रहा है कि कवर हुआ है पूरा, और 1 बनाओगे तो ऐसा बाहर सा निकल रहा है। तो ये जो है आउटर साइड रहता है और ये अंदर साइड रहता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। फैसिलेट करेगा डिफ्यूज़न अपना मेम्ब्रेन पे। अदर पोर्शन जो है वो CF1 कहलाएगा, जो कि आउटर सरफेस पे रहेगा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन से, और ये साइड ऑफ द स्ट्रोमा पे रहता है, ठीक है। कीमोस्मोसिस जो है रिक्वायर करेगा मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटॉन पंप चाहिए। तो कीमोस्मोसिस कराने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, सबसे पहले तो मेम्ब्रेन होनी चाहिए, प्रोटॉन का पंप होना चाहिए, और प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए, और ATP का सिंथेसिस होना चाहिए। अगेन P/Q। एनर्जी वही अपना प्रोटॉन पंप रहेगी, क्रिएट करेगा ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन फ्लो ल्यूमन पे रहेगा, और ATP से इस चैनल करेगा, डिफ्यूज करके अपना ऐसे भगा देगा CF0 और CF1 F0, ऐसे कराएगा ATP बनेगा। अलॉन्ग द NADPH प्रोड्यूस करेगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ATP और TP बनती है, ठीक है, यूज्ड इमीडिएटली इन बायोसिंथेटिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। रिस्पॉन्सिबल है CO2 का फिक्सेशन और शुगर का बनने के लिए।
फिर अब हमारा आता है कि एटीपी और टीपी जो है और एनएडीपीएच यूज कहाँ होती है। ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि डार्क रिएक्शन में एटीपी एनएडीपीएच खा जाए वाला सिस्टम विद द CO2 भी खाता है तब जाके डार्क रिएक्शन। तो ये वही है, आता है केल्विन साइकिल के बारे में। ठीक है, ऊपर इंट्रोडक्शन था, अब एक्चुअल में कैसे काम हो रहा है ये है। बायोसिंथेटिक फेस, ऑफ कोर्स बायो मतलब अपना ग्लूकोज बन रहा है, सिंथेटिक मतलब कुछ बनाया जा रहा है, और ये टाइम पीरियड है या फिर रिएक्शन के टाइम पे। ओके, डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन पे, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है, बट लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी बायोसिंथेटिक फेस या फिर तुम बोल दो डार्क रिएक्शन। ओके, इमीडिएटली आफ्टर द लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, ये बायोसिंथेटिक फेज जो रहती है वो कंटिन्यू कर देती है फॉर द सम टाइम, और कुछ देर बाद स्टॉप हो जाती है। सो इमीडिएटली का ध्यान देना है assertion basically immediately after the light reaction becomes unavailable, light reaction is light जैसे ही लाइट अनअवेलेबल हो जाती है तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है बायोसिंथेटिक फेज कुछ देर के लिए, और फिर से बंद हो जाएगा। ओके, अब इस रिएक्शन को मिसनोमर क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई ये जो है एक्चुअल में खुद में रिएक्शन होती है। रिएक्शन हम उसको मानते हैं जिसका खुद का रिएक्टेंट होता है और जो कि खुद ही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही है, बट इसने तो प्रोडक्ट जो है दूसरे का यूज करके अपने लिए रिएक्टेंट में यूज किया ना, फिर जाके कुछ और बना रहा है। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह। सो इसलिए हम इसको मिसनोमर बोल देते हैं। ओके, हेंस से दैट बायोसिंथेटिक फेज एज अ डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर, क्योंकि डार्क जैसा कुछ तो है नहीं कि डार्क में रिएक्शन हो रही है अलग सा, है ना। तो अब देखते हैं एनएडीपी और एनएडीपी कैसे काम हो रहा है। ओके, और द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म जो है अपना CO2 खाएगा इन द रिएक्शन, और आफ्टर जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो था वहां पे रेडियो आइसोटॉपी की गई थी बाय द मेल्विन केल्विन, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी यूज की थी कार्बन 14 के ऊपर, जो कि एल्गा के साथ अपना एल्गल फोटोसिंथेसिस के साथ 3 कार्बन का पीजीए बनाया था। सो मेल्विन केल्विन की कौन कौन सी बातें चल गई भाई, सबसे पहले तो इन्होंने केल्विन साइकिल दी थी, प्लस क्या दे दिया कि इन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल जो था वो 3 PGA था। 3 PGA मतलब कि 3 कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है 3 PGA। ओके, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में PGA भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये 3 कार्बन का है। तो साइंटिस्ट ने भाई बहुत कुछ ट्राई किया कि सारे प्लांट में ये सब आ रहा है एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन जैसे ही हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ प्लांट के साथ डिस्कवरी की गई प्लांट वगैरह पे, और पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमारा जो है ऑर्गेनिक एसिड, ये सारा निकला। ठीक है, तो अब होता क्या है कि 4 कार्बन कंपाउंड, जैसे 4 कार्बन एटम आया, तो उस एसिड को हमने क्या बोला, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। ठीक है, और इसी सब से क्या हुआ कि CO2 जो फोटोसिंथेसिस में हो रहा था। अब दो मेन टाइप्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है अपना C3 एसिड में PGA बन रहा है, और C4 एसिड में अपना OA बन रहा है। ठीक है, C4 में अपना फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 इज OA, और C3 का PGA। नाइस। अब लेटर क्या है कि डिपेंडिंग ऑन कैसा उसका प्लांट है क्या है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट C4 C3 पाथवे चलता है। अब प्राइमरी एक्सेप्ट करता कौन है CO2 को, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा कि 5 कार्बन का कीटोस शुगर रहेगा, राइबोज फॉस्फेट, ये रूबिलोज फॉस्फेट, ये जो है अपना पूरा इसका पाई फंक्शन है, 2 फंक्शन, ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज, जो मैंने तुमको लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पे भी बता दिया था। तो ये करता क्या है, CO2 को पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन CO2 को ऑक्सीडाइज करके ये सारा कुछ पकड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे इसको भेजेगा, और फिर इसने क्या किया कि कैसा कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़े। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है कि कीटोस शुगर है क्या, राइबोस, और ये मेरा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाला है। ठीक है ना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, 5 कार्बन RUBP। अब कैल्विन साइकिल क्या है, RUBP जो है रीजनरेटेड होता है, और सारा इसमें फोटोसिंथेटिक प्लांट्स वगैरह आते हैं। नाइस, कैल्विन साइकिल। तो इसका 3 स्टेजेस है, सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। हमारा RUBP से शुरू होता है, रूबिलोस 1,5 बायफॉस्फेट से। सबसे पहली प्रोसेस होगी कार्बोक्सिलेशन, RUBP कैटलेज यूज होगा। सो 2 × 3 PGA आएगा, जहाँ पे अपना सेकेंड प्रोसेस होगी रिडक्शन, जो कि होगा अपना 2 ADP निकालेगा, एक NADPH2 निकालेगा, और वहाँ पे क्या होगा कि रीजनरेट होगा अपना यही सब। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या होगा, ये ट्रायोस फॉस्फेट जो होता है जिसको हम सुक्रोज या फिर स्टार्च बोलते हैं, वो रीजनरेट करके RUBP के 5 कार्बन, कार्बोक्सिलेशन 3 PGA, 3 कार्बन का 2 कंपाउंड है। ठीक है, और ये इधर पे
इसके बीच में भी एक कंपाउंड बनता है जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। उसको काट देना थोड़ा सा, ठीक है। सो C3 साइकिल में क्या होगा कि फॉर 6 कार्बन क्या होगा, 18 एटीपी, 12 NADPH, ये सब अपना रहेगा नीडेड, ठीक है, ये सब चाहिए था। इसका 3:1 वाला फॉर्मूला है सिंपल सा, ATP NADPH2 CO2 फिक्स करेगा, 6 × 3 अपना 18 आ जाएगा, और 6 × 2 मेरा 12 आ जाएगा, और 6 × 1 मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरी पूरी साइकिल होती है जहाँ पे RUBP जो है पहला कार्बोक्सिलेशन करा के क्या करेगा, कैटलाइज होगा यहाँ पे और PGA बना देगा 3 टाइम्स, 2 बनेगा ऑफकोर्स। इसके बाद ये मेरा सुक्रोज स्टार्च या फिर ट्राइस फॉस्फेट जो रहता है उसको रीजनरेट करके वापस से RUBP बना देगा। बहुत ईजी सा है रीजनरेशन करा के। तुमको पूरे साइकिल में बस इतना याद करके और कुछ ना आएगा, ये सब फलाने ढिमका। और आज ये जो RUBP है इसका बाय फंक्शनल है, ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज कौन से साइकिल पे, और कौन सा C3 है C4 है, ये क्वेश्चन है, मतलब चेक कर। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन जो है ये ना मोस्ट क्रूशियल स्टेप है फॉर द केल्विन साइकिल। CO2 यूटिलाइज करेगा और कार्बोक्सिलेशन RUBP वगैरह रहेगा, ठीक है। अब RUBP या फिर कार्बोक्सिलेज जो है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA रहता है। RUBP कार्बोक्सिलेज जो है ये ऑक्सीजनेज या फिर रूबी रूबिस्को, ओके। रूबिस्को इसको प्यार से बोल देते हैं, नाइस। RUBP को ठीक है। RUBP कार्बोक्सिलेज कर रहा है अपना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन CO2 लेके। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये जो है मेरा, तो कॉल लिख देता हूँ, ये 5 कार्बन है, इसने एक CO2 जोड़ के क्या किया, 6 कार्बन का क्या बनाया इसने, 2 × PGA, 3 कार्बन के 2 PGA बना दी। अब ये टोटल तो 6 कार्बन से 3 हो गया है, 3 का बन गया, ठीक है। अब ये 3 जो है ये वापस से 6 हो गया मेरा सुक्रोज या फिर स्टार्च मान लो, ठीक है। ये सारा रिडक्शन करा, और इसके बाद ये क्या है, रीजनरेशन, ATP से ATP बना रहा है, ATP से ATP बनेगा, और फिर ये वापस से रिड्यूस करके 5 कार्बन पे चला जाएगा, और ये RUBP होती, ठीक है। पूरा डिटेल में NCERT पे नहीं है, बस यही 3 नाम दे दिए हैं उसने कि रूबिस्को है मेरा, रूबिस्को से फॉस्फो PGA बनेगा, PGA से मेरा सुक्रोज या फिर स्टार्च बनेगा, और उसको रीजनरेट करके स्टार्च को वापस से रूबिस्को बनेगा, दैट्स इट। और कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन 3 ही है स्टेप, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन हमने देख ही लिया क्या है कि कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल का, CO2 यूटिलाइज करेगा RUBP से, और इसको हम रूबिस्को बोलते हैं, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स 3 PGA बनाएगा, सिंपल सा। रिडक्शन क्या करेगा कि ये लीड करेगा, सबसे पहले तो फॉर्मेशन करेगा किसका, ग्लूकोज का, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रहेगा फॉर द फॉस्फोराइलेशन यूज होगा। इसके बाद 2 NADPH यूज करेगा रिडक्शन का लिए, CO2 मॉलिक्यूल्स फिक्स करेगा, 6 अपना CO2 यूज करेगा ऑफकोर्स, और 6 साइकिल चलेंगी। एक साइकिल ऑफ केल्विन में 3, 2, 1 रहता है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें ऊपर बता दिया। अब 6 साइकिल चलेंगी ताकि एक ग्लूकोज यूज सके, क्यों, क्योंकि जो 6 C6 से स्टार्ट होता है तो 6 बार साइकिल चलनी पड़ेगी। ये एक CO2 के लिए ऐसे चलता है 3, 2, नाइस। इसके बाद वही सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। रीजनरेशन के लिए क्या है कि रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर करेगा RUBP, ताकि ये कंटिन्यूअसली साइकिल चलती रहे और इनइंटरप्टेड रहे, कि ऐसा ना हो भाई कि RUBP अरे ये तो हमने पहले यूज की है, अब तो हमारे पास है ही नहीं, ऐसा वाला हालत ना, ठीक है। सो ATP जो है ये फॉस्फोराइलेशन पे जाके अपना RUBP रहेगा, ठीक है। सो 6 CO2 है, एक के लिए अगर मान लो एक है, सो 3, 2, 1 वही ट्रिक्स, 6 है तो 6 × 3 18 हो गया, और ये 6 × 2 हो गया मेरा, अरे यार 2 × 6 हो गया ये मेरा NADP। अब ये मत कहना कि ये मैंने ये 3 कहाँ से लिख दिया ये सब, ठीक है, ओके। ये भी तुमको बता ही देता हूँ, इसका भी 3, 2, 1 ही है कि NADP H2 इधर पे FADH2, और ये मेरा ATP, ठीक है। ये एक ATP से इतना ATP बनेगा, इतना ATP बनेगा, इतना ATP बनेगा, ये GTP लिख, ठीक है। अब हमारा आता है कि केल्विन साइकिल और C4 साइकिल में कौन कौन सा चीजें हो रहा है। मैं तुम्हें पहले यहाँ पे बता देता हूँ ताकि तुमको अलग अलग सा ना पढ़ना पड़ेगा सर, ओके। अगर NCERT ना रीड करनी होती तो आई स्वेयर मैं इस चैप्टर को 15 मिनट के अंदर भाई ऐसे खत्म करता ना, चिंता मत करो, वो भी ले आऊंगा मैं, मतलब इस NCERT सेशन के बाद जब मेरा अगला टेस्ट हो रहा होगा।
साइकिल फीचर डिस्कवरी किसने की? C3 या फिर मेल्विन केल्विन साइकिल की। मेल्विन केल्विन चचा ही हैं जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन को C3 साइकिल पर अपना देखा उन्होंने। ठीक है। C4 क्या है? हैच एंड स्लेक साइकिल भी इसको बोलते हैं। हैच एंड स्लेक चचा ने डिस्कवर किया था। पहला कार्बन एक्सेप्टर इसमें RuBp 5 कार्बन का है और यहाँ पे पेप है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन है। किस पे? C4। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अपना PGA है, प्यार से PGA 3 कार्बन का। यहाँ पे 4 कार्बन का है OA। ओआ एग्जाम्पल जो है इसका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ये हो सकता है, मतलब लो टेम्परेचर। इसमें क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन हाई रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे से यील्ड प्रोवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि जो इनका CO2 का कंसंट्रेशन रहता है वो मेरा 4 से ज़्यादा रहता है, लाइक 440 न्यू लीटर से 550 समथिंग। इसके लिए CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। इसको तक 250 दे दो, बहुत है, तो ये काम कर लेगा। और हाई इसमें क्रेंज एनाटॉमी रहती है। आगे आगे C4 पाथवे जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। इसमें क्रैंस एनाटॉमी रहेगी, स्पेशल लीफ का एनाटॉमी रहता है जो कि हेल्प करेगा, अपना टॉलरेट करेगा हाई टेम्परेचर। ये लीफ एनाटॉमी क्या है? क्यूटिकल रहेगा। ठीक है। और भी बहुत सारा रहता है, मीजोफिल सेल्स, बंडल शीट सेल्स, ये सभी। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा क्योंकि जो जो RuBp है इसको ऑक्सीजन का भाई प्रेजेंस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि CO2 पेल के रहता है। CO2 जब अच्छा रहेगा तो अपना कार्बोक्सिलेशन जो है वो ज़्यादा होगा, ना कि ऑक्सीजनेशन या फिर फोटो रेस्पिरेशन। ओके, नहीं होगा। ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ ATP, 30 ATP समथिंग बनता है ग्लूकोज से। ठीक है ना। इनिशियल अपना मीजोफिल सेल्स पे एक्ट करेगा, फिर अपना फाइनल बंडल सेल्स पे जाके C4 साइकिल कंप्लीट होती है। नाइस। तो आओ जो हमने अभी इसका पढ़ा है बेसिक बेसिक सा। सबसे पहले ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन पे रहेगा। ड्राई ट्रॉपिकल है तभी तो यहाँ पे क्यूटिकल या फिर अपना क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिल रही है। C4 ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है जो कि अपना पहला CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट है। C3 में क्या है अपना बायोसिंथेटिक फेज है। C3 में क्या रहेगा? C3 में अपना था ये। ठीक है। PGA स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, हाई टेम्परेचर टॉलरेट करेगा, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फॉर द इंटेंसिटी, अपना लैग करेगा प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, मतलब कि वो फटे वटेगा नहीं। ठीक है ना। और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी रहेगी और बायोमास, मतलब कि एनर्जी। नाइस। अब यहाँ पे होता क्या है कि पर्टिकुलरली लार्ज सेल, अब मॉडिफिकेशन क्या है, ये मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है C4 प्लांट या फिर हैच एंड सिलेक्शन। ओके। होता क्या है इनमें कि लार्ज सेल जो होते हैं वेस्कुलर बंडल के C4 प्लांट के, इसमें बंडल शीथ सेल्स होते हैं। बंडल शीथ सेल्स क्या रहते हैं? ये तेरे को एनाटॉमी पे पढ़ा होगा तुमने। तो ऐसा बंडल शीथ सेल रहते हैं, यहाँ पे पेरीसाइकिल के सेल वेल रहते हैं और यहाँ पे दुनिया भर का वेस्कुलर टिश्यू रहता है। ठीक है। जो कि हेल्प करता है बंडल शीथ सेल्स वगैरह बनाने में। ठीक है ना। एनाटॉमी यहाँ पे होती क्या है, इसी एनाटॉमी को हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। क्रेंज मतलब कि वृत्त, वृत्त मतलब कि क्या है, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। ठीक है। अभी मैं वृत्त का मतलब और तुम्हें डिटेल में बता दूं। वृत्त का मतलब होता है कि गोल गोल अरेंजमेंट है ऐसा करके। ठीक है। गोल गोल अरेंजमेंट को वृत्त कह रहा है। क्रेंज का मतलब वृत्त होता है गोल गोल सा, गोल सी एनाटॉमी। और ये सारा जो होता है रिफ्लेक्शन अरेंजमेंट। ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा कि सेवरल लेयर्स होती हैं वेस्कुलर बंडल्स के। इनमें होगा क्या कि थिक इम्परवियस रहता है गैसियस सेक्शन जो कि हो ही नहीं पाता। ठीक है। और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर एक्सप्रेशन नहीं होते, लाइक दिस। भाई कोई चांस ही नहीं है कि गैसेस एक्सचेंज हो जाए। ठीक है। मेज एंड सॉर्गन C4 का बेस्ट एग्जांपल है। नाइस। सो मेज और सॉर्गन में क्या क्या होगा? सबसे पहले मैंने तुम्हें क्रेंज एनाटॉमी बताई। क्रेंज एनाटॉमी मतलब कि टॉलरेंस रहेगा टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या रहेगा अपना कि क्यूटिकल मिलता है। ठीक है। नाइस। उसके बाद क्या रहेगा, इसमें स्पेशल लीफ एनाटॉमी रहेगी, बंडल सीड सेल्स देखने को मिलेगा, मीजोफिल सेल्स रहेंगे ऑफ कोर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फॉर द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके। सो ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलेगा इसके अंदर। नाइस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपना मीजोफिल सेल्स। ठीक है। अच्छा, एक बात तुम्हें बतानी थी कि अगर तुम यहाँ तक अभी भी लेक्चर देख रहे, सो आई एम रियली सेइंग कि तुम भाई ऐसे ही रैंडम जस्ट नीट एस्पिरेंट नहीं हो। क्योंकि अगर भाई तुमने मेरे साथ, क्योंकि मैं भाई ज़्यादा एंटरटेनमेंट करता नहीं हूँ। ठीक है। लाइक पूरा लेक्चर के इन बिटवीन या फिर कुछ भी। तो अगर तुम अभी भी ये मेरे साथ लेक्चर देख रहे हो, सो आई एम टेलिंग यू, यू कैन मेक इट। नीट 2026 है तुम्हारा, यू कैन मेक इट। सो चलो आओ वापस से शुरू करते हैं। सो C4 का एक बार और तुम्हें बता देता हूँ मैं। हाँ, 30 ATP, ये ध्यान देना, इससे क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है अगर वो बहुत हाई फाई बनाने की कोशिश किया मैथमेटिकल टाइप सा।
C4 प्लांट एटम एटम जो एटमॉस्फेरिक का CO2 रहता है वो अंदर लेगा सबसे पहले तो। पेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है यहाँ पे, एक्सेप्ट करेगा, फिक्सेशन करेगा, C4 एसिड बनाएगा, C4 मतलब कि OA, OA बना के नीचे ट्रांसपोर्ट मारेगा, C4 एसिड बनेगा, डिकार्बोक्सिलेशन करके C3 एसिड कन्वर्ट करेगा। C3 एसिड अपना ट्रांसपोर्ट करके वापस से ऊपर जाता है, C3 एसिड में रीजनरेट करके पेप केस को वापस दे। सो लाइक क्या होता है कि पेप जो है मेरा मेलोनेट ओलिनेट बना के वापस से ऊपर इसी पे डाल देता है। ओके, सो गैस क्या होता है कि एंटर नहीं कर पाती है क्योंकि बंडल शीट सेल जो रहता है CO2 एंटर करेगी C4 साइकिल में, जहाँ पे होगा क्या कि C4 एसिड पे, जैसे कि हमें पता है कि CO2 जो है अपना रिलीज करता है वहाँ पे ज़्यादा, तो CO2 की कंडीशन ज़्यादा होने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन का तो कोई चांस नहीं बचता, और इम्परवियस है बेसिकली, तो गैस निकलती भी नहीं है, CO2 टू लूज भी नहीं होता। सो 3 ATP यहाँ पे फिक्सेशन पे बन जाएगा, 2 NADP ऑफ कोर्स निकलेगा ही CO2 फिक्स करने पे, तो 5 ATP हो जाएगा और 2 NADPH नीडेड रहेगा। ठीक है ना, ये इतना चाहिए फॉर द डार्क रिएक्शन। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, जो कि ये ऊपर की अलग एनाटॉमी है और ये नीचे का अलग है, तो ये जो बीच का अपना लिंकिंग है इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, सेल चैप्टर पे पढ़ा हमने। और ये जो है मेरा पूरा बंडल शीट सेल है, BSC, यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट रहता है, नॉट पेपकेस, ये ध्यान देना। ओके, और वेयर एज अगर तुम मीजोफिल सेल्स में देखो तो वहाँ पे पेपकेस प्रेजेंट होगा, ना कि रूबिस्को, ध्यान देना। नाइस, मीजोफिल सेल्स जो रहता है वो पेपकेस रहता है, इसी की वजह से पूरा C4 प्लांट हो रहता है। ठीक है, H-लेग और C4, तो ये ऐसा रहता है बंडल शीट सेल, ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता है। ये अपना मीजोफिल सेल्स है, एपिडर्मिस है पूरा। ये इम्परवियस टू गैस रहता है, मल्टीपल लेयर होती है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट रहेगा, टाइटली पैक्ड रहेगा, कोई भी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स वैट्रिक्स नहीं रहता, और गैसेस तो बिल्कुल ही नहीं जा पाएंगी, इम्परवियस रहता, नो एक्सचेंज, कुछ नहीं। हेड पाथवे रहता है, प्राइमरी अपना CO2 एक्सेप्टर है, वो पेप रहेगा, पहले ही बता दिया, और पेप कार्बोक्सिलेज रहेगा, वही फॉस्फोइनोल पायरुवेट पेप कार्बोक्सिलेज होता है, जिसको हम प्यार से पेप केस भी बोलते हैं। यहाँ पे रूबिस्को नहीं रहेगा, पहले ही बता चुका है। देन द अपना 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो मैलिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड रहता है, दोनों में से कोई एक ट्रांसपोर्ट करेगा बंडल शीट सेल के अंदर, और वो बंडल शीट सेल C4 एसिड जो है ब्रोकन डाउन होगा CO2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है उसको हम फिर फर्दर डाल देंगे वापस से मीजोफिल सेल्स पे, वो नीचे जो है स्पार्टिक पार्टेड बनने के बाद वापस उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, हम्म, और सब तो सिंपल ही है, केल्विन पाथवे एंड दिस बंडल शीट सेल वगैरह ये सारा होता है। तो अगर तुमको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, आओ वापस से बता दो तुम्हें क्या होता है। C4 स्ट्रोमा में होगा सबसे पहला, तो इसको हम पॉम्पिश याद कर लेते हैं, अगर कुछ भी ना याद हो रहा तो ये तो याद ही हो जाएगा भाई। पेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बोल दो, ये अपना CO2 को पकड़ेगा, ये दोनों OA बना देंगे 4 कार्बन, ये 3 कार्बन से 4 कार्बन कैसे होगा, ये मेरा पेप जो है वो 3 कार्बन का होता है और इसने जोड़ा है अपने साथ कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है CO2, तो ये मेरा 4 कार्बन वाला OA बनाया, और फिर OA जो है वो कन्वर्ट करेगा अपना मैलेट या फिर एस्पार्टेट, फिर ये 3 कार्बन का CO2 निकलेगा यहाँ पे वापिस से, ये पायरुवेट बनेगा। अब पायरुवेट क्या करेगा, वापिस से जाएगा भाई यहाँ से, तो पेप के पास चला जाएगा वापस से, यहाँ पे 2 ATP फिर से यूज करेगा ये ऊपर जाने। ठीक है, सो 5 ATP टोटल होती है, 3 ATP ऊपर और 2 ATP नीचे यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, 2 NADPH2 और एक मेरा CO2 फिक्सेशन। ठीक है, नाइस, ओके। सो एटमॉस्फेरिक कमी जो फिल सेल्स अंदर रहेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल रहेगा, ये मेरा प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह है, ये अपना C4 वाला फिक्सेशन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करेगा नीचे और फिर से ये वापस जाके फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे जा रहा है। तो यहाँ पे बंडल शीट सेल्स जो रहते हैं वो होते हैं C4 प्लांट में भी ओनली। ओके, प्लांट में ही बस ओनली। ओके, रूबिस्को और क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ थिक वॉल रहेगा अपना, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगी, O2 लेस रहेगा, CO2 ज़्यादा रहेगा और केल्विन नॉर्मली चलेगी। ओके, अपना रूबिस्को जो है वो अपना मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, लैग करेगा पेप्टेस। नाइस, इसमें बंडल शीट सेल में BSC की बात कर रहे हैं। उसके बाद मेरा C3 साइकिल में क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन वगैरह जो है वो है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो होगा, और CO2 कम रहता है यहाँ पे। अब ADP NADPH ये सब होता है। अब फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है एक्चुअली, तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन वगैरह होता है। अच्छा, तुमने मेरे से पूछा नहीं कि C4 और C3 वाला साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है किस में नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन इसमें बिल्कुल ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें CO2 बस होता है, O2 खत्म बराबर रहता है। इसमें क्या रहता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है
वो होगा। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, आरयूबीपी जो है वो बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, इसलिए यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, जो कि डबल वेस्टफुल प्रोसेस टाइप की होती है, आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो C3 में अपना फोटो रेस्पिरेशन होगा, इसमें बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान देना। ठीक है, नाइस। फोटो रेस्पिरेशन डबल वेस्टफुल प्रोसेस, ये अपना वन प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, C4 फॉर ये ठीक है। CO2 दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 pJ, वही केल्विन साइकिल वाला बता रहा है इधर पे। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है इन द वर्ल्ड, अभी बताया रूबिस्को है। रूबिस्को की जो एफिनिटी रहती है वो CO2 के लिए ज़्यादा रहती है। और अच्छा, ये जो एफिनिटी रहती है CO2 और O2 के लिए नियरली इक्वल रहती है टू रूबिस्को। रूबिस्को मेरा चाचा है। रूबिस्को की दो दोस्त हैं, सबसे पहला O2 और CO2। इन दोनों की एफिनिटी दोनों से जुड़ने की बराबर है। तो अगर मान लो O2 ज़्यादा हो गया तो ये ऑक्सीजनेज रूबिस्को वाला ऑक्सीजनेज बना लेगा, और अगर इसकी ज़्यादा है तो ये मेरा कार्बोक्सिलेज बना लेगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है ना। सो मच ग्रेटर एफिनिटी रहती है CO2 की जब CO2 और O2 बराबर रहेगा। नाइस। और बाकी तो CO2 से ही जुड़ता है जब तक O2 ज़्यादा ना हो जाए। अब मेरा जो RUBP है ना, ये इंस्टेंट कन्वर्ट करेगा अपना दो मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। ये क्या करता है कि बाइंड कर लेगा। बाइंड कर लेगा किसको? बनाएगा फिर वे फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा। लाइक अगर नॉर्मल प्रोसेस चल रही है, CO2 साइड बाइंड किया RUBP, तो क्या करता है अपना दो इससे बाइंड करके अपनी कार्बोक्सिलेशन रीजनरेशन और कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन और रीजनरेशन करता है प्रोसेस, केल्विन साइकिल। बट यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जगह क्या करेगा, O2 के साथ बाइंड करके फॉस्फोग्लिसरेट नाम का कंपाउंड बनाएगा, जो कि दो कार्बन। ठीक है ना। और इसी पाथवे को हम क्या कहेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन जब केल्विन साइकिल पे ना जाके ये क्या करे, अपना PGA की वजह फॉस्फोग्लिसरेट बना ले। ठीक है ना। ग्लिसरेट क्या है? दो कार्बन, और ये तीन कार्बन। नाइस। ओके, समझ आ ही गया होगा। ना इधर शुगर का सिंथेसिस बनता है और ना ही ATP बनती है। इसमें होगा क्या कि रिलीज करेगा CO2 और यूटिलाइज कर लेगा ATP। मतलब ऑक्सीजन भी हटा, मतलब CO2 भी हटा दिया और ATP भी यूज कर लिया, और मिला भी कुछ नहीं। ठीक है, वही है अपना बायोलॉजिकल फंक्शनल अपना फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट येट। ठीक है। बाकी C4 प्लांट का फोटो रेस्पिरेशन में क्या है, कैसा है, ये सब नहीं होता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन C4 में होता ही नहीं है। C3 में क्या है कि अगर केल्विन साइकिल CO2 का प्रेजेंस और एब्सेंस हो जाता है थोड़ा सा, अगर प्रेजेंस है O2 से ज्यादा तो CO2 के साथ बाइंड करेगा। बट अगर दोनों बराबर हो गए तो भी CO2 के साथ बाइंड करेगा। बट अगर O2 बहुत ज्यादा हो गया तब ये सारी प्रोसेस चलती है। ओके, डबल बेसिक प्रोसेस। इट टेक्स मेरा वही C4 एसिड से मेसोफिल सेल्स ब्रोक डाउन करेगा, ये सब C4 के लिए है। C4 पे तब ना वही चलता ही रहेगा। फिर क्या अपना कार्बोक्सिलेज जो है वो मिनिमाइज कर देगा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को, मतलब वही ऑक्सीजन वाली ये ग्लाइकोलेट वाली जो प्रोसेस है इसको मिनिमाइज कर देता है कार्बोक्सिलेशन। और प्लांट हाई टॉलरेंस वाला। ठीक है। अब यहाँ पे आता है दुनिया भर का ये सब कुछ, कि सेल टाइप ऑफ केल्विन साइकिल जो है वो टेक प्लेस कहाँ पे होती है, कैसा? C3 में अपना मीजोफिल सेल्स बस होते हैं, और बंडल सीट में अपना C4 प्लांट में बंडल सीट सेल होते हैं। सो मीजोफिल सेल्स अपना ये रहेगा और ये रहेगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन है, इनके बेसिस पे तुमको टिक मारना। सेल टाइप विच इज इनिशियल कार्बोक्सिलेशन किस में होता है? सबसे पहले इनिशियल कार्बोक्सिलेशन चाहे C3 हो या फिर C4, वो मीजोफिल सेल्स में हुआ। C3 में क्या था? मीजोफिल सेल्स बस थे। C4 में क्या था? मीजोफिल्स के साथ एडिशनल चीजें आ रही थी, जो कि था क्या अपना बंडल चिप सेल। ओके, सो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन जो है मीजोफिल सेल्स में ही होगी। ओके, अब हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव? हाँ वही सिंपल सा एक, और करेंस में क्या करता है, दो हो जाएगा। ठीक है, दो बंडल सीड सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स। नाइस। सेल का टाइप पूछा है तो C3 में तो अपना एक ही है, मेसोफिल सेल का टाइप है। C4 में दो टाइप के हैं, क्रेंज एनाटॉमी, बंडल सीड सेल और मेसोफिल सेल्स दोनों आएंगे। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इसमें RUBP है, इसमें पेप्केस है सिंपल सा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन प्राइमरी एक्सेप्टर इसमें 5 होगा, तो RUBP जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है। और ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो है वो मेरा 3 कार्बन कंपाउंड है। और प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है अपना, इसमें एक में PGA बनेगा, दूसरे में OH बनेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है टेबल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ कार्बन इस प्राइमरी, ये तो हो गया 3 4 हो जाएगा अपना, कि PGA कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ऑक्सिडेटिव एसिडिक एसिड 4 कार्बन का। डज द प्लांट हैव रूबिस्को? ऑफ कोर्स बोथ में होगा रूबिस्को। पैपकेस C3 में भी है और इसमें भी है। ठीक है। विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को?
मीजोफिल सेल्स में और बंडल सीड सेल्स में होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 साइकिल में वहां पे नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान देना। जो C4 है उसमें मीजोफिल सेल्स में तुमको RUBP नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां पे क्या मिलेगा, पेप्केस मिलेगा। वेरएज C4 में अगर तुम बंडल सीड पे देखोगे तो वहां पे तुमको RUBP मिलेगा। नाइस। CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन जो है हाई लाइट कंडीशन, इस पे तो लो ही रहेगा, C3 है hence क्योंकि, और इस पे हाई रहेगा। ओके। फोटो रेस्पिरेशन C3 में समटाइम्स, और इसमें तो नेग्लिजिबल, कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि C3 साइकिल है तो होगा ही होगा फोटो रेस्पिरेशन। अगर वो केल्विन साइकिल में नहीं गया, ऑक्सीजन का बढ़ गया अंदर उसका कंसंट्रेशन, तब होगा। ओके, सो समटाइम्स ये ध्यान देना C3 में भी। ऐसा नहीं कि हमेशा ही डबल बेस प्रोसेस होगी। लाइट वाइट जो है उसमें हाई रहेगा, इसमें नेग्लिजिबल। वही फोटो रेस्पिरेशन में कुछ भी रिलेटेड C4 है वो सब कुछ नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। ओके। फोटो रेस्पिरेशन हाई CO2, और C3 में क्या है कि ऑलमोस्ट हाई या फिर समटाइम्स रहेगा। जैसे फोटो रेस्पिरेशन है हाई, तो हाई रहेगा सिंपल सा। CO2 का कंसेंट्रेशन जो है C3 में लो रहेगा, लो कंसेंट्रेशन रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये समटाइम्स हो जाएगा इसका। अब टेम्परेचर ऑप्टिमम क्रेंज एनाटॉमी, ज़्यादा टॉलरेंस ऑफ 30 से 40 डिग्री, और ये 20 से 25। सो एग्जाम्पल टोमेटो, पपाया, मेज, sorghum, शुगर केन। ओके। अब फैक्टर जो अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस में, सबसे पहले ब्लैकमैन इन्फ्लुएंस वाला आ जाता है। फोटोसिंथेसिस जो इन्फ्लुएंस रहती है वो दो टाइप के होते हैं फैक्टर्स, जिनकी वजह से अफेक्ट हो सकती है। वेट, ऊपर लिखा हुआ है, दो टाइप के फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है फोटोसिंथेसिस। पहला इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, ठीक है ना। इंटरनल में क्या है, जेनेटिक कैसा है उसका, CO2 कंसेंट्रेशन C4 है कि C3 है, कौन सी एनाटॉमी उस पर डिपेंड करेगा। नंबर, साइज और ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा कि उसके नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, मेसोफिल सेल्स का साइज और ओरिएंटेशन और नंबर कितना है। एडल्ट जो लीफ रहती है, मतलब कि यंग वाली, वो ज़्यादा करती है, और जो एकदम इमेच्योर है, मतलब कि बेबी लीव है, वो तो करती नहीं है, और जो अपना पूरा ओल्ड हो चुकी है लीव, वो भी नहीं करती ऑप्टिमम। सो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारे इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल में क्या आएगा कि लाइट, एक्सटर्नल CO2 कंसेंट्रेशन, पानी और टेम्परेचर, ये सारा आ जाता है। क्योंकि अपना फोटोसिंथेसिस में पानी की जरूरत रहती है ताकि वो फोटोलिसिस वगैरह हो सके ना। तो इस पे क्या रहता है कि कोई भी इफेक्ट नहीं करता रेट को डायरेक्टली, बट क्या करेगा, अल्टर कर सकता है फैक्टर को। अगर पानी कम है तो स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये तो हम उसमें भी पढ़ते हैं। कहाँ पे है ये, बुबली फॉर्म सेल्स। ये है मेरा मॉर्फोलॉजी, हाँ, मॉर्फोलॉजी में या फिर एनाटॉमी में, वहाँ पे बुबली फॉर्म सेल्स आते हैं। H2O जब कम रहता है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं और वो कर लेगा, और H2O जब ज़्यादा रहता है वो लीव कर लो जाती है, ठीक है। सो दो रीजन हो सकते हैं, स्टोमाटा क्लोज होकर CO2 वो रहेगा और लीव कर लो जाती है, और लाइट जो रहती है ओविटी और फॉल होती है, फोटो सेंसिस जो है कम हो जाएगा। ओके। फोटो रेस्पिरेशन रिलेट करेगा अदर ऑर्गेनली के साथ कैसे। इसको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी, फिर फिजिक्स, और फिर मैथ्स तो तुम्हारी क्या ही लेवल पे होगी पता नहीं। तो ये बेसिकली तुम्हें मैं बेइज्जती फील कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हें ट्रिक याद कराने के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे कैसे फोटो रेस्पिरेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही बस होगा या फिर क्लोरोप्लास्ट में बस होगा। ऑफ कोर्स वो अपना क्लोरोप्लास्ट और अपने सेल के पूरा साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस रहते हैं, फिर पेरियोप्सिस और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। से हमारा हो जाता है पूरा। नंबर 8 सेल साइकिल, ये सब कुछ बता दिया, इंटरनल फैक्टर और फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ब्लैकमैन वाला चचा। ब्लैकमेल क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है सबसे पहले तो मल्टीपल फैक्टर्स पे, और उन फैक्टर को हम सब ऑप्शन ऑप्टिमल डिटरमानी रेट स्टेप बोलते हैं, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं है कि ये चीज अगर नहीं है तो उसका फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ठीक है। ऐसा वाला सीन है यहाँ पे। सो सबसे पहले जो टेम्परेचर रहता है C4 में सबसे ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो मोर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं C4 में रेदर देन अपना डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन के, सो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा मोर एंजाइमेटिक डार्क रिएक्शन के साथ। C4 में ज़्यादा रहेगा, C3 में कम रहेगा। सो बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस में। ब्लैकमैन चचा ने यही बताया था 1905 में, इनको उन्होंने नाम दिया कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, जो कि आता है इफेक्ट के अंदर। इफ अ केमिकल प्रोसेस इफेक्ट हो जाता है मोर देन वन फैक्टर, ठीक है ना, तो वो मेरा डिटरमाइनिंग इफेक्ट जो रहता है वो मिनिमल हो जाता है। लाइक अगर तुम कह दो कि भाई एक पर्सन है, ये इससे 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 सबसे इफेक्ट हो जाता है इजीली,
तो उसका जो इफेक्ट है किसी भी एक्चुअल चीज़ों पे जिस पे हो रहा है सबका इफेक्ट, वो नॉर्मल हो जाएगा कि भाई नेग्लिजिबल आदमी है, इस पे तो सबका इफेक्ट पड़ जाता है, कोई भी थप्पड़ मार के इसको चला जाता है, मंदिर का घंटा समझ जाता है, ऐसा वाला सीन हो जाता है। अब वेयर कोई ऐसा है भाई था हट्टा कट्टा, कैसे बोल दिया बे तेरी ऐसी तैसी मार दूंगा, ऐसा वाला कोई एक पर्सन है, तो उसका ऑफ कोर्स स्टैंड स्ट्रांग रहता है ना, कि भाई तूने छू कैसे दिया, ऐसा वाला सिस्टम। तो वो चाचा हमारे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ें जो हैं ईज़िली अफ़ेक्ट हो पा रही हैं, तो उसका जो मिनिमल इफ़ेक्ट हो जाती है, मिनिमम वैल्यू हो जाती है कि वो फ़ोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करेगी, ठीक है? व्हेयरएज़ इसी का वाइस वर्सा अगर कोई चीज़ डायरेक्टली अफ़ेक्ट कर रही है, तो वो क्वांटिटी और उसकी वजह से चेंज भी कर सकती है रेट ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस। सबसे पहला हम लाइट का बात करते हैं। लाइट में क्या रहता है, लीनियर रिलेशनशिप रहेगा इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन पे। तो सबसे पहले बढ़ेगी, फिर आएगी CO2 और फिर सैचुरेशन हो जाएगा, ओके? एट द हायर इंटेंसिटी ग्रेजुअल जो रेट है वो डज नॉट डिपेंड और इंक्रीज कुछ नहीं करेगा, तो ये अदर जो है लिमिटिंग फैक्टर बन सकते हैं, नॉट अ लाइट। लाइट लिमिटिंग फैक्टर कभी नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि जो सनलाइट का अगर तुम 10% भी दे रहे हो ना पौधों को, तो वो पौधे बोलते हैं बस भैया आई एम संतुष्ट, मतलब उनको 10% ऑफ सनलाइट इज इनफ फॉर उनका सारा प्रोसेस कैल्विन साइकिल की। तो ये रेयरली भाई लिमिटिंग फैक्टर होता है इन नेचर, ठीक है? वेयर CO2 कंसेंट्रेशन ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है? CO2 अगर बहुत ज़्यादा लो है एटमॉस्फेयर में, 0.03 है से 0.04% है, तो वो रहता है, ठीक है? इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन अगर 0.05% हो गया, कैन कॉज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन बियॉन्ड, तो ये अपना बिकम डैमेजिंग। अगर भाई 0.3 से 0.4 है तब तो बहुत अच्छा है भाई, तुम बढ़ा लो अप टू, कहाँ तक तुम बढ़ा सकते हो, 0.5 तक तुम दे दो भाई, ठीक है ना? अगर तुमने 0.5 से बियॉन्ड कर दिया, मतलब 0.6 में चले गए 5 से, तब भाई लंका लग जाती है, क्योंकि वो CO2 डैमेजिंग का कारण बन जाती है, ओके? सो सेम यही चलता है अपना कि C3 और C4 प्लांट जो रहते हैं वो डिफरेंटली CO2 कंसेंट्रेशन पे एक्ट करेगा। लो अपना लाइट कंडीशन है, सिंपल सा CO2 हाई कंसेंट्रेशन चाहिए। C4 जो प्लांट रहते हैं वो सैचुरेशन नहीं दिखाते हैं, जो सैचुरेशन है वो दिखा देते हैं अराउंड 360 न्यू या फिर वो लीटर से अपना, ठीक है? 360 पे सैचुरेशन हो जाता है इनका। वेयर एज जो मेरा C3 प्लांट रहता है उसके लिए 450 चाहिए, ठीक है? सो इसको CO2 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए रहती है C3 के लिए, जो कि नेचुरली जो है अपना कंसेंट्रेशन जो है इन्वायरमेंट में वो इतना तक नहीं जा पाता है, 360 तक तो पहुंच भी जाता है एक बार तो, ठीक है? C3 प्लांट को हायर CO2 कंसेंट्रेशन चाहिए ताकि वो इंक्रीज कर सके अपना फोटोसिंथेसिस का रेट और प्रोडक्टिविटी या फिर जो अपना यील्ड है वो ज़्यादा कर सके। अब होता क्या है कि नेचुरली तो प्रेजेंट नहीं है, पर भाई टमाटर तो तुम हर बार सब्जी में डालोगे, ऐसा तो है नहीं भाई कि CO2 ओह माय गॉड इन्वायरमेंट में CO2 नहीं है, अब हम टमाटर कम खाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। तुम भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज कर लेते हो, मेरा मतलब ग्रीन हाउस क्रॉप जनरेट कर लेते हो टोमेटोज और बेल पेपर के लिए शिमला मिर्च, ठीक है? और यहाँ पे टेम्परेचर की बातें आ जाती हैं, यहाँ पे वही सब सैचुरेशन है C3 प्लांट का, वो थोड़ा लेट आता है, 450 से ये 360 में ही भर जाता है इसका पेट, ठीक है? सैचुरेशन जो है C3 प्लांट का 450 में आएगा, सैचुरेशन C4 पे CO2 के लिए इतना ज़्यादा नहीं चाहिए रहता, वो स्टोर कर लेता है। अब तुमने ये नहीं पूछा मेरे से कि अगर C4 प्लांट में CO2 कंसेंट्रेशन खत्म ही हो गया है, 360 भी ना मिल रहा, तो कैसे करेगा काम? तब भी क्या वो ऑप्टिमम कंडीशन बनाएगा, मतलब कि ऑप्टिमम यील्ड देगा? तो जी हाँ, बिल्कुल देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने C4 एसिड के रूप में स्टोर कर रखा है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हमें पता है जब भी वो अपना 4 कार्बन से 3 कार्बन पे आ रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बना रहा है, तो वहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, मतलब कि CO2 कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो ये मैं कहाँ की बता रहा हूँ, C4 प्लांट में मैलिड जो है 4 कार्बन होता है, OA जो है वो भी 4 कार्बन का रहता है, तो ये दोनों CO2 रिलीज करते हैं तोड़ के, फिर पायरुवेट वापस से पेप्टियस के पास जाता है C4 प्लांट में, याद है ना? इसके बाद आता है मेरा टेम्परेचर। डार्क रिएक्शन जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो टेम्परेचर कंट्रोल रहती है। दो द अपनी जो लाइट रिएक्शन रहती है ये इफेक्ट होता है थोड़ा कम ही एक्सटेंट पे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हाई टेम्परेचर तक कर लेता है क्रेंजन और की वजह से। C3 प्लांट जो है मच लोअर रहता है इनका टेम्परेचर ऑप्टिमम। ट्रॉपिकल प्लांट जो रहते हैं वो अपना हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेचर क्लाइमेट। नाइस। अब जो पानी रहता है मेरा, ये वन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द लाइट रिएक्शन रहता है, वो मैंने बताया था ना, थकेला सूरज पानी मांगे O2 निकाले, ATP NADPH खा जाए, और डार्क रिएक्शन के लिए डार्क स्ट्रॉन्ग रूबी CO2 पकड़े और ATP NADPH2 खा जाए, वो वाली निमोनिक शायद कर लेना, वो भाई पूरे चैप्टर को खत्म कर देती है ऑलमोस्ट।
ठीक है ना। और ये सब कुछ है वाटर स्ट्रेस कॉज करेगा अपना स्टोमाटा के अंदर। नाइस नाइस केसेस खत्म। ठीक है, CO2 अवेलेबिलिटी। सो पानी का स्ट्रेस मैंने तुम्हें बता दिया, ऊपर की लीव कर हो जाती है। तो ये सारा कुछ कुछ है नहीं इसमें, मैं पढ़ चुका हूँ पहले भी। अगर तुमको वापस से पढ़ने का मन है तो जो हरे पत्ते होते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो एटमॉस्फेयर में पहले से ही रहता है। अब स्टोमाटा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कुछ एब्जॉर्ब करता है स्टोमाटा से, ताकि वो अपना फूड बना सके, कॉल्ड अब ग्लूकोज या फिर स्टार्च। अब फोटोसिंथेसिस जो रहता है, हरे पत्ते अपना इसको करते हैं ताकि वो अपना फूड बना सके। वापस रिपीट कर दिया। और जो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से CO2 फिक्सेशन हो सकता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन जो रहती है वो साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन या फिर अपना लाइट रिएक्शन का कॉज करती है, जिसकी वजह से कीमोसिंथेटिक नाम का पाथवे होता है स्ट्रोमा के अंदर, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जहाँ पे क्या चलता था कि क्यूनॉन से दिया अपने बेस्ट फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड ने दिया अपना सयानन को, सयानन भाई ने दिया अपना पैराडॉक्सिन को, FNR से उसने NADPH2 बना दी। ये पूरा कीमोसिस खत्म ले। ठीक है। ये अपना PS1 PS2 रहता है। PS1 800 नैनोमीटर होता है, ये पहले डिस्कवर किया इसलिए इसका नाम PS1 दे दिया। और PS1 का जो रिएक्शन सेंटर रहता है क्लोरोफिल A रहता है, और जो उसका एंटीने या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो सारे अदर पिगमेंट हो जाते हैं रेदर देन क्लोरोफिल A। ये ध्यान देना, एग्जैक्ट लाइन NCERT की। NADPH ये फलाना टाइम का F0 और ATP सिंथेसिस प्रेजेंट रहता है। F0 जो है वो घुसा हुआ है, जीरो जीरो मतलब पहले से घुसा हुआ है, और 1 जो है वो बाहर निकला हुआ है। ये लिपिड लविंग है, और ये मेरा नॉन लिपिड लविंग मतलब ठीक है। तो ये अपना ऐसे भगाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट को, तो ये हमारा ATP सिंथेसिस हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। अब कार्बन फिक्सेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पे होगा क्या, रुबिस्को प्रेजेंट रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है। अगर फोटो रेस्पिरेशन करा दी तो PgA की जगह क्या बन जाएगा, ग्लिसरेट बन जाएगा। ठीक है ना, ग्लाइकोलेट ग्लिसरेट दोनों सेम ही है। रुबिस्को जो है कैटलाइज करेगा, अपना ऑक्सीजनेशन करेगा C3 प्लांट में ओनली, नॉट C4। C4 में क्या रहेगा, ट्रांस एनाटॉमी की वजह से बंडल सीथ सेल्स रहेगा, बंडल सीथ सेल्स की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगी। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगी तो क्या, इम्परवियस टू हो जाएगा ऑक्सीजन, इम्परवियस टू ऑक्सीजन हो जाएगा तो ये मेरा फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई चांस ही नहीं रहता। सो यहाँ पे हमारा पूरा वो हो जाता है फिक्सेशन। मेसोफिल सेल्स रहते हैं, 4 कार्बन का कंपाउंड रहेगा। बंडल सीथ सेल जो है मेरा केल्विन पाथवे करेगी, और ये सारा हमारा कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो जाएगा। सो ये पूरा हमारा ये भी खत्म हो गया। नाइस। अब ये स्टोमाटा स्टोमाटा मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अच्छा लो, मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ हो रही है। स्टोमाटा के साइड NADP रिडक्टेज प्रेजेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है PS1 पे अपना प्रेजेंट रहेगा, NADP पॉजिटिव से अपना ये बनाएगा। कैल्विन साइकिल कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। NADPH रिडक्टेज कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। ये सारा डार्क रिएक्शन है ना, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डार्क स्ट्रॉन्ग रूबी CO2 पकड़े, ATP NADPH खा जाए, तो ATP NADPH कहाँ, मैंने बताया स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रोमा में, स्ट्रोमल लेमिनी वगैरह, तो ये सारा वहीं पहुंच जाएगा। ये सारा तुम्हारा डार्क स्ट्रॉन्ग रूबी वाला से हो जाएगा। ओके। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, स्ट्रोमल लेमिनी ऑफ कोर्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ये भी अपना उसमें आ जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड हो जाएगा। पानी मतलब कि ये हो जाएगा ना, थकेला सूरज पानी मांगे O2 निकाले CO2 निकाले ATP NADPH2 बनाए। ठीक है। और ये अपना जेड स्कीम वाला हो गया, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है ही। अच्छा आओ ये भी खत्म कर देते हैं एक बार, क्यों थोड़ा सा। तो सबसे पहला अपना कि डार्क रिएक्शन क्या क्या है। वही डार्क रिएक्शन की ट्रिक क्या थी हमारी, डार्क स्ट्रॉन्ग रूबी, CO2 पकड़े, ATP NADPH खा जाए, तो CO2 पकड़ लिया, ATP और ये भी सब खा जाएगा, मतलब कि CDE CDE पहला आंसर हो गया। अच्छा ये केल्विन साइकिल के बारे में, 3 to 1, 3 to 1 सिंपल। ये 1 CO2, ये 2 अपना NADPH2, और ये मेरा ATP, 3 ATP 2 NADPH2 दूसरा आंसर। ये तो तीन तीन लिख दिया है, ये भी 3 लिख दिया है, ये 2 कर दिया, मतलब ये भी 2 कर दिया, ये भी 2 कर दिया, गलत हो गया सब। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ये आंसर सही वाला बस वहाँ पे, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब C3 प्लांट जो है वो कुछ करेंगे बाइंड विद द रुबिस्को। ठीक है। C3 जो है वो कुछ कर सकता है O2 के साथ बाइंड, हेंस इसका CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है। ऑफ कोर्स फोटो रेस्पिरेशन जो है डबल वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसकी वजह से CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए वो C2 बना देता है एसिड। ठीक है। अब इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल जो है वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन ऑफ कोर्स, व्हाइल द बंडल सीड सेल डज नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन, बोथ करेक्ट। एक सेकंड ध्यान दो थोड़ा सा।
C4 प्लांट में मीजोफिल सेल्स में ये जो है ये इसने गलत चीज होती, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में भाई होता ही नहीं है, पेप केस रहेगा ना, तो उसमें फोटो रेस्पिरेशन तो होने का चांस ही नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? फोटो रेस्पिरेशन होगा आरयूबीपी पे, और हमें पता है C4 में मीजोफिल सेल्स में पेप केस बस होता है, आरयूबीपी होता ही नहीं है। तो ये जब होगा नहीं तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये वाला हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स। लेकिन मैं सोचूं कि मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, और ऐसा कैसे हो सकता है हम कुछ नहीं मिस कर सकते, क्योंकि हम हैं रैंकर्स। आओ अभी हम वही विबग्योर, बीजी, ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिले, बीजी बीजी बीजी, कोई दिख रहा है ब्लू ग्रीन? ले आ गया एक आर, अरे इसमें तो है, शेड नहीं है। और क्लोरोफिल भी ब्लू ग्रीन के बाद जी वाई, ग्रीनिश येलो, आई ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, अच्छा ये येलो ग्रीन लिखा है, वही सोचूं मैं क्या है, बी का क्यों आ गया। अब एक और है कि रूबिस्को इज मोस्ट abundant enzyme in the world, of course true. Photo respiration does not occur in C4 plant, true. Both the correct, one two are correct, nice. अभी नेक्स्ट पेज, सीधे प्लांट में फॉल्स बताना है। ग्रेनल लेमिली हैव TS1 एंड TS2, कैसा है? थकेला सूरज पानी मांगे, नहीं बिल्कुल नहीं, नाइस। तो ये नहीं है, स्ट्रोमल लेमिली लैग करेगा, TS2। ये क्या पागल लिख रखा है, लैग थोड़ी ना करेगा, ये तो होता ही है, 4 हो जाएगा 6 का। नहीं गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड, स्ट्रोमल लेमिली डार्क स्ट्रॉन्ग रूबी लैग करेगा, स्ट्रोमल लेमिली स्ट्रोमा होता तो ठीक था, लेमिली लिख दिया, गलत हो गया। ग्रैनल लेमिली है बोथ TS1 एंड TS2, ट्रू करिए। साइक्लिक अरे यार क्या भाई काम परेशान था, TS1 बस होता है, ये हो जाएगा हमारे आंसर, ठीक है। और बाकी ये तो अपना फोटो फॉस्फोराइलेशन ट्रू ही है, कि यहाँ का क्या रहेगा कि TS1 जो रहता है अपना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम FNR पे डाल के NADPH2 बनाता है। हाउ मेनी ATP NADPH रिक्वायर्ड फॉर द ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब केल्विन साइकिल 3 to 1 ATP NADPH, और ये हो जाएगा CO2, मेरा ये 6 CO2 है, तो हम 2 into 6 और 3 into 6 कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 6 3 का 18, 12 और 6, सो 18 ATP, 18 ATP, 18 ATP हटा दो, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, और 12, 12 पहला आंसर होगा 7, नाइस। और PS2 680, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कीमोस्मोसिस तो क्या क्या होता है, ये तो NCERT बेस्ड है पूरा, मेम्ब्रेन प्रोटॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट है, पागल है क्या? चौथा आंसर सिंपल, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट में फॉस्फेनोल पायरुवेट होता है, जो कि म्यूजोफिल सेल्स में ट्रू है। म्यूजोफिल सेल्स जो है C4 प्लांट का, हाँ ट्रू है, बहुत करेक्ट, 1 and 2। इसके बाद क्या है कि रोल ऑफ लार्ज, ठीक है, फाउंड इन द वस्कुलर बंडल शीट, टू प्रोटेक्ट करेगा वस्कुलर बंडल को फ्रॉम हाईलाइट, क्या है, टू प्रोवाइड द फोटो रेस्पिरेशन, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट, ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं है, सबसे पहली बात पूरे एनसीईआरटी में, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट क्या है, ये सब कुछ तो है ही नहीं। प्रोवाइड करेगा साइट ऑफ फोटोसेंस, क्या है, तो ये फोटो रेस्पिरेटरी पाथ वगैरह कुछ नहीं है, इनेबल करेगा प्लांट को टोलरेट, ये तो क्रेन्स एनाटॉमी वाली बातें हैं, और यहाँ पे बंडल सी पूछा है, तो ये हमारा थर्ड इज द बेस्ट चॉइस। यहाँ पे क्या है कि जो नॉट मतलब कि फॉल्स कुछ बताना है, ATP कीमोस्मोसिस, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट भाई ग्रेडियंट हर जगह लिखा था, और बाकी एक जिक्र आया था हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पता नहीं क्या है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस, ठीक है। और ये क्या है अपना पूरा स्ट्रोमासाइट, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, सो ATP के बारे में फॉल्स बताना है ना, तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए 1, क्योंकि मैंने प्रोटॉन ग्रेडियंट हर जगह पढ़ा है, पर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट है ही नहीं, तो इतना सोचने वाली बात भी नहीं है ये, ठीक है। वो क्वेश्चन में नोट वोट लिख दिया ना, तो सोचा कुछ पागल सा हरकतें तो नहीं करना ये। तो CO2 का मॉलिक्यूल है जो कि फिक्स हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ
ट्रायोस फॉस्फेट, ओके, C3, 3 कार्बन, फोटो केमिकल है, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट बन रहा है, यूज्ड इन रिडक्शन। रिडक्शन में हमने पढ़ा था NADPH रिलीज होगा सिंपल सा विद द एक ATP। दिखा दूं तुम्हें, आओ। जब NCERT रहती है साथ में तो बहुत अच्छा लगता है बताना बताना। ये देखो बस, एक ATP, एक NADPH, सिंपल सा। आओ, ये हो गया हमारा आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या है इसका आंसर, बताओ। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन द इनर proton accumulation within the lumen of the thylakoid, true. Primary acceptor of the photo है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इनटू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ये क्या बता रहे हैं। NADPH रिडक्टेज करेगा अपना, ये पता नहीं क्या है। प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है अपना इन, नहीं, फॉल्स। तो मेरे को क्या बताना है, करेक्ट बताना है, तो ए बी तो करेक्ट है, ए बी तो करेक्ट है, ए बी तो करेक्ट है, ए बी तो करेक्ट है। अब ई तो मेरा फॉल्स है, तो ये हो जाएगा मेरा डी आंसर, सिंपल। ले, सही हो गया आंसर। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, सॉर्गम। सॉर्गम, सॉर्गम मतलब C4 का पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, C3 में अपना था PGA, और इधर पे है OA। फॉलोइंग इनकरेक्ट, फॉल्स बताना है हमें। स्ट्रोमल लेवल में PS1 ओनली एंड लैग करेगा NADPH रिडक्टेज, क्या ये है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा है। ग्रेनल लेमली है बोथ PS1 एंड PS2। क्या तुम्हें सही लग रहा है, बताओ दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही है। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व करेगा, हाँ। फिर से वही बकवास कर दिया ये क्या है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन बंदा। अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि 2000 भाई 26 जो अगला पेपर आएगा वहां पे ये PS1 PS2 को कुछ नहीं, ये साइक्लिक पे ये जोड़ देंगे, बस हो गया। ऑक्सीजनेज ऑफ रूबिस्को एंजाइम लीड्स टू ये 10। अच्छा तो देखो, अपना दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3, 2 × 3, फोर्थ 17 आई। वेट, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम लीड्स टू फोटो रेस्पिरेशन। तो फॉर्मेशन होगा अपना एक मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन, ग्लिसरेट। ठीक है, यहाँ पे ग्लिसरेट हो जाएगा। मैं इसका क्या किया कि अपना C3 कैल्विन साइकिल वाला सोच के बता दिया, पर यहाँ पे ये लिखा है फोटो रेस्पिरेशन, ध्यान देना। ठीक है, फ्लो फ्लो में निकलना चाहो तुम भी। लाइट एक्शन, प्लास्टिक क्यूनॉन, क्यूनॉन ट्रांसफर करेगा किसको। अभी मैंने तुमको बताया था क्यूनॉन चाचा किसको ट्रांसफर करते हैं, क्यूनॉन बेस्ट फ्रेंड को देंगे, बेस्ट भाई साहब बेस्ट फ्रेंड को देंगे, बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड सयान जी को देते हैं, सयान जी अपने फेराडॉक्सिन को देंगे, और फेराडॉक्सिन हमारे देंगे FNR। हाँ, वही मैं सोच रहा क्या गलती हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, रुको दोस्तों, ये तो देख लिया मैंने, पर ये नहीं देखा दोस्तों। तो प्लास्टिक क्यूनॉन क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ, लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट रिएक्शन, एक सेकेंड, नॉन साइक्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अपना बेस्ट फ्रेंड को ही ट्रांसफर करेगा, बट कॉम्प्लेक्स 2 वाले को, ठीक है ना, ये ध्यान देना। So during non-cyclic photophosphorylation, when electrons are lost from the reaction center at PS2, what is the source which replace these electrons? क्या लगता है तुम्हें, क्या हो सोर्स। ज्यादा सोचना ही नहीं भाई, वो पानी है और कुछ तो चल भी नहीं रहा। इसके बाद है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, सबसे पहली बात तो फॉल्स लिख दो सबसे पहले। ओके, ये रूबिस्को बाइफंक्शनल 2 है, रिडक्शन स्टेज C3, हाँ सही बता रहा है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रूबिस्को, अरे यार शुरू से ही पढ़ना था, ये वाला हुआ आंसर, ये फॉल्स बता रहा है। एच एन स्लैग पाथवे क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में C4 ओआ, कुछ सोचना ही नहीं है ज्यादा, सिंपल ओआ आई। एक सेकेंड, क्या टिक मार रहा हूँ मैं, CO2 एक्सेप्टर लिखा है, प्राइमरी प्रोडक्ट वाला नहीं पूछा है। एक्सेप्टर जो है मेरा C4 के अंदर फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है। आई, एक साइंटिस्ट है क्लैडोफोरा एजो बैक्टीरियम स्प्लिट कर रहा है, एंगलमैन
एंगलमैन ई से नहीं, ए से याद करते हैं। एंगलमैन ने लाल और ब्लू और लाल लाइट के बारे में बताया था। सो ठीक है, ये ऑब्जर्व नॉट 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 नॉट, ये तो फोटो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में है, सोचना ही नहीं पड़ा कुछ तो यहाँ पे। नाइस। अच्छा हाँ, फोटो अगर तुम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ पे तुमको NaDH मिलेगा। अब तुमने फोटोसिंथेसिस वाला पढ़ रहे हो तो NADPH मिलेगा, ये ध्यान देना, ठीक है ना। प्लांट में पी आ जाता है, वेयर एज ह्यूमन में पी नहीं आता है, ये ध्यान देना, ठीक है। अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉट करेक्ट। लाइट सेचुरेशन फुल ट्रू है। इंक्रीज करेगा CO2 कंसंट्रेशन अप टू, हाँ अप टू लिखा है, हाँ ठीक है, टू है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा। C3 प्लांट पागल है क्या, यही हो गया आंसर, नॉट करेक्ट है। सो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नाइस। इसके बाद आता है 25वां। फॉस्फोइनल पाइरूवेट जो है वो CO2 एक्सेप्टर, फॉस्फोइनल C4 ये सेकंड हो जाएगा आंसर, ठीक है। रॉन्ग मतलब फॉल्स बताना है। फोटो रेस्पिरेशन, RUBP बाइंड विद द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, एक होता है। ले आ गया आंसर 26 का एक, ठीक है। और ये सब तो ट्रू ही होगा, बाकी तुम देख लेना यार, अगर कहीं पे मैं मिस कर दूं तो। पर मैं एक बार डबल चेक कर रहा हूँ आंसर वगैरह, तो तुम परेशान मत हो। द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, बताओ क्या होगा, क्या होगा। फर्स्ट फोटो, फोटो रेस्पिरेशन। अरे ये क्या हो गया, फोटो रेस्पिरेशन। फ्लोरोप्लास्ट हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इनर साइड, कहाँ है लूमन, हाँ। इसके बाद, अरे भाई, तो ये मेरा क्लोरोप्लास्ट का हायर नंबर ऑफ कोर्स प्रोटॉन पूछ रहा है ना, तो ये कीमोस्मोसिस वाला है, तो ल्यूमन ऑफ थाइलोक्लोराइड पे सबसे ज्यादा रहता है। नाइस। अब हम 29 का देखते हैं। तुम्हारा भाई गार्डन है, अवॉइड कर रहा है फोटो रेस्पिरेशन, इंप्रूव कर रहे हो तुम, इम्प्रॉपर है। इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी शोज द हाई रेट, ये फलाना ढिमकाना चल रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, पता है क्यों, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे उसमें आएंगे, लाइक 2026 टाइप पे, 2025 में भी टफ और लेंदी बनाने की कोशिश किया गया था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि एक पौधा है तुम्हारे गार्डन पे, फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस पर में, तो तुमने उसमें क्या किया, पानी वानी का एफिशिएंसी तो ठीक है यूज़ किया तुमने, हाई रेट है फोटोसिंथेसिस का, हाइट हाई ये सब कुछ, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप वुड यू असाइन टू दिस। अरे यार सिंपल सा, हाई टेम्परेचर C4, ज़्यादा सोचने का ही नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि हाँ अच्छा अच्छा क्वेश्चन है वो। बस थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं और कुछ नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा कि इमर्शन इनहेंसमेंट, हाँ ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं हुआ है, ठीक है। इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट, रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल डिस्कवरी जॉब। ओके भाई क्या मजे ले रहा है ये। इमर्शन इनहेंसमेंट, रेड ड्रॉप हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, कि दो फोटो सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं समल्टेनियसली, ठीक है। अब लास्ट है अपना ये वाला, कि फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एट ना, कहाँ पे होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, कहाँ पे होती है, बताओ 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 बताओ। हमने तुम्हें बताया था कि वो होती है थकेला सूरज पानी मांगे CO2 निकाले वाला, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये होगा मेरा स्ट्रोमा मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे थाइलाकॉइड ल्यूमन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ETS का पार्ट है, और फोटो सिस्टम 2 पे तो कुछ है ही नहीं, फोटो सिस्टम ये तो बकवास ही है सीधे, तो स्ट्रोमा मैट्रिक्स ही आएगा हमारा सबसे बेस्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों खत्म होता है चैप्टर। तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। और भाई अगर तुम मेरे साथ सही में अभी तक पढ़ रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ भाई, अपन दोनों साथ में नीट क्रैक मारेंगे 2026 में, और आराम से मीटअप वीटअप करेंगे, और दोनों भाई तबाही मचाएंगे। सो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, और फोटो रेस्पिरेशन वगैरह ये सब जो है, तुम्हें कहीं भी कोई भी डाउट है जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं भाई पूरे दिन यही लिखता रहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है।
तो ये सब कुछ तुम्हारे लोगों के लिए ही है, और बाकी मैं तो मजे के लिए पढ़ा ही रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। सो दोस्तों, अभी आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपको अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला चैप्टर पढ़ना है तो ये अपलोड कर चुका हूँ इसके पहले ही मैं, तो वो तुम जाके देख सकते हो। ओके, बाकी शॉर्ट्स भी मैं इसके कुछ अपलोड कर दूंगा ताकि तुम्हारा क्विक रिवीजन हो जाए, उसको भी तुम एक बार रिव्यू मार लेना। ये पूरा चैप्टर का डला हुआ है, ठीक है। और रेस्पिरेशन इन प्लांट के भी कुछ डले हुए हैं शॉर्ट्स, उसको भी देख लेना, ठीक है। तो आ जाओ दोस्तों, पढ़ते हैं साथ में रेस्पिरेशन इन प्लांट।